ओके जी, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा इस वेबसाइट का w3schools.com। इसका जो यूआरएल है ये मैं आपसे शेयर भी कर लेता हूँ, www.w3schools.com। तो इसमें HTML हमने अब तक कर लिया है। HTML के बाद CSS और फिर CSS के बाद जावास्क्रिप्ट है। तो अभी हम HTML हमने कवर किया है, आज से हम इंशाल्लाह CSS स्टार्ट करने लगे हैं। तो CSS हम इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें होता क्या कि साथ साथ थ्योरी भी लिखी हुई है और प्रैक्टिकल भी है, तो हमें कोड कम करना पड़ेगा और हम इस तरह थोड़ी स्पीड पकड़ लेंगे। तो CSS क्या है, इसका मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ सबसे पहले। और CSS को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया। CSS इज़ द लैंग्वेज वी यूज़ टू स्टाइल अ वेब पेज। अब ये आप देख रहे हैं पूरी वेब पेज, ठीक हो गया, ये एक वेबसाइट ही है। इसमें अगर सिर्फ और सिर्फ HTML यूज़ करते हैं तो आपको मालूम होगा कि किस तरह लोगो नज़र आ रहा होता, यहाँ पे लिंक्स वगैरह नज़र आ रहे होते, बस उसके नीचे दोबारा से लिंक्स जो अब तक हम करते रहे हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो वेब पेज है, अब ये सिंपल HTML है। HTML में ये एक हेडिंग लगी हुई है, उसके बाद पॉसिबल है ये कोई पैराग्राफ हो, ये लिस्ट लगी बनी हुई है, उसके बाद अगेन हेडिंग के बाद पैराग्राफ के बाद मज़ीद ये लिंक्स हैं कुछ, नो स्टाइल, पैराग्राफ, लिंक, उसके बाद हेडिंग, पैराग्राफ और ये पैराग्राफ। तो ये सिर्फ और सिर्फ HTML है विदाउट एनी स्टाइल। अब हम देखते हैं कि सेम पेज, इस सेम पेज को हम कितने तरीक़ों से स्टाइल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टाइल शीट 1 पर आते हैं तो एक ये स्टाइल बना हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने CSS को इंक्लूड किया है, CSS को इंक्लूड किया और उसको हमने यूज़ किया। सेम वेब पेज विद स्टाइल शीट 1, सेम पेज सेम HTML। अगर हम स्टाइल शीट 2 में देखें तो ये देखें, स्टाइल शीट 2 में इस तरह का स्टाइल हो गया है, स्ट्रक्चर वही है, वेलकम टू माय होम पेज। नो स्टाइल शीट में देखें वेलकम टू माय होम पेज, स्टाइल शीट 2 में देखें वेलकम टू माय होम पेज। तो ये एक स्टाइल शीट 1, ये स्टाइल शीट 2, ये स्टाइल शीट 3 में देखते हैं तो ये देखें, सेम HTML विद स्टाइल शीट 3, सेम HTML विद स्टाइल शीट 4। तो CSS की मदद से हम अपनी वेबसाइट को जिस तरह भी हम चाहें हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसका हम स्टाइल कर सकते हैं CSS की मदद से। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS क्या करता है कि ये हमारे एलिमेंट्स, जो HTML के हमारे एलिमेंट्स हैं, उसको बताता है कि किस तरह आपने दिखना है। डिफरेंट हमारे पास डिवाइसेस होंगी, स्क्रीन में किस तरह का दिखना है, पेपर में किस तरह का दिखना है और अदर मीडियाज़ जो हैं उसमें किस तरह का दिखना है। ये जब हम फर्दर CSS पढ़ रहे होंगे तो हम उसमें देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। ओके जी, CSS सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क। CSS ने बहुत सारा हमारा काम बचा दिया है। पहले क्या होता था, स्टाइलिंग करने के लिए अगर हम HTML यहाँ पर हमारे पास आए, यहाँ पर ओके जी, HTML मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम थोड़ा सा स्किप करते हैं। ये HTML ठीक हो गया, ये आपके पास HTML आ गया सिंपल, जो आपको नज़र आता था। तो पहले HTML में क्या होता था, यहाँ पर H1 के अंदर ही एक और फ़ॉन्ट का एलिमेंट आता था। फ़ॉन्ट का एलिमेंट आया, उस फ़ॉन्ट एलिमेंट के अंदर आपका ये फ़ॉन्ट लिखा हुआ होता था, माय फर्स्ट CSS एग्जाम्पल। इस फ़ॉन्ट को एक एट्रीब्यूट दिया जाता था, कलर, इसका कलर क्या होना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल रेड होना चाहिए, तो ये रेड। तो ये पहले इस तरह वर्क किया जाता था जब CSS को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था। तो इस तरह हमारा HTML का ही स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था। जी नज़र आ रहा है। ओके जी, तो पहले फ़ॉन्ट जो है हमारा इस तरह डिस्क्राइब किया जाता था कि फ़ॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए, उसका फिर साइज़ क्या होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। इस तरह मज़ीद डिफरेंट एलिमेंट्स हम यूज़ करते थे पहले HTML में। लेकिन जब ये CSS आ चुका तो हमारा काम बहुत ही आसान हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ता है, हम सिंपल इसमें आते हैं। तो ये देखें,
हमारा ये बॉडी में HTML लिखा हुआ है, ठीक हो गया, ये H1 है और ये पैराग्राफ है। अब अगर हमने स्टाइल करना है, तो हम स्टाइल में क्या करते हैं, हेड एलिमेंट के अंदर अगर हमने अपनी वेब पेज का टाइटल चेंज करना हो तो हम कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं, कोई बताएगा? टाइटल का। जी, हम यूज़ करते हैं टाइटल। इस तरह हम टाइटल करते हैं। उसी तरह स्टाइल करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टाइल एलिमेंट। हमने स्टाइल एलिमेंट को ओपन किया, स्टाइल एलिमेंट को क्लोज़ किया, टैग को। इसके अंदर अब हमने क्या करना है, इस टाइम हमारे पास कोई भी स्टाइल नहीं है, ठीक हो गया। स्टाइल के अंदर हमने H1 को टारगेट करके हमने H1 को सिलेक्ट करना है। तो H1 को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, सिंपल हम H1 ही लिखेंगे। इस स्टाइल एलिमेंट के अंदर हम जो कुछ स्टाइल करना चाहिए हम कर सकते हैं। इस H1 के अंदर हमने H1 को सिलेक्ट किया, कर्ली ब्रेसेस लेफ़्ट, कर्ली ब्रेसेस राइट, मतलब कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया और हमने क्लोज़ कर दिया। उसके अंदर इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब हमने इस एलिमेंट को, H1 के एलिमेंट को हमने जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ देनी है, इसकी वैल्यू देनी है, वो इस पर वर्क करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो, तो हम क्या लिखेंगे, कलर। ये कलर जो है प्रॉपर्टी का नेम है, प्रॉपर्टी है, और उसकी आगे वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि कलर इसका रेड हो जाए। हमने कलर लिखा, प्रॉपर्टी लिखी, प्रॉपर्टी को हमने वैल्यू से डिवाइड करने के लिए हमने क्या किया, कॉलन यूज़ किया, और फिर उसके बाद जब ये प्रॉपर्टी वैल्यू कंप्लीट हो जाए हम सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द कोड, आपको मैं इसमें दिखाता हूँ। सबसे पहले सिलेक्टर, हमने जिस भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल H1 को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हम H1 लिखेंगे। हम P को सिलेक्ट कर रहे हैं, हम P लिखेंगे। हम div को टारगेट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हम div लिखेंगे। हम H1 को लिख रहे हैं, H1 को कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज हो गया ये। इसके अंदर हमने प्रॉपर्टी लिखनी है कलर, और उसकी हमने वैल्यू देनी है। कलर आप कोई भी दे सकते हैं, कलर देने के भी डिफरेंट तरीके हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम नेम से दे रहे हैं। हम ब्लू करना चाहते हैं, हम ब्लू कर देंगे। हम कलर ग्रीन करना चाहते हैं, हम ग्रीन कर देंगे। हम रेड करना चाहते हैं, हम इसको रेड कर सकते हैं। सेम इस तरह P एलिमेंट को टारगेट करने के लिए P एलिमेंट का नेम लिखा, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। उसके बाद कलर, इसको हम ब्लू कर दें तो इसने ब्लू हो जाना है। तो हम इस तरह स्टाइलिंग करते हैं। हेड के अंदर हमने स्टाइल एलिमेंट लिया, स्टाइल एलिमेंट के अंदर हमने स्टाइलिंग शुरू की। H1 को टारगेट करने के लिए H1 कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ एक ही लिखा है, तो इसका हम पहले चेक कर लेते हैं। हम H1 के अंदर अब ये H1 क्या होगा, कलर उसका रेड हो जाएगा। रन करते हैं तो ये देखें कलर उसका रेड हो गया। हम P एलिमेंट को सिलेक्ट किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। उसके अंदर इसको हम कहते हैं कि कलर इसका ग्रीन हो जाए। कलर प्रॉपर्टी कॉलन, उसके बाद वैल्यूज़ की, और सेमी कॉलन से हमने इस पूरी प्रॉपर्टी वैल्यू को कंप्लीट किया। अब पैराग्राफ जो है इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ये देखें कलर आपको इसका ग्रीन नज़र आ रहा होगा। अगर आपको याद हो कि फ़ॉन्ट को हम बोल्ड करते थे HTML की मदद से, वो किस एलिमेंट से करते हैं? जी, B एलिमेंट से। लेकिन अगर हम स्टाइलिंग में करना चाहें तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने जिस भी एलिमेंट को टारगेट करना हो। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट कंप्लीट कर ली है, ठीक हो गया। उसमें आपके पास P एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स के हिसाब से हैं। आप जितने भी पैराग्राफ हैं उन सब को बोल्ड करना चाहते हैं, तो क्या आप ऐसा करेंगे कि पूरे के पूरे 1000 एलिमेंट्स के अंदर जाके आप B के एलिमेंट यूज़ करेंगे?
सो दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल पी एलिमेंट सेलेक्ट किया, उसके बाद उसके अंदर हमने क्या लिखना है, फॉन्ट वेट है, उसका फॉन्ट वेट जो है वो हम बोल्ड कर देते हैं। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये हम आगे पढ़ेंगे साथ साथ, ये मैं इसमें आपको भी प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि किस तरह हम CSS स्टाइलिंग करते हैं। तो फॉन्ट वेट बोल्ड, अब इस पैराग्राफ को देखिएगा, इसका फॉन्ट वेट जो है बोल्ड हो जाएगा, ये देखें। हम एक और पी एलिमेंट यूज़ करना चाहते हैं, हमने स्टाइलिंग पहले से ही की हुई है, तो अब जितने भी इस वेबसाइट में पैराग्राफ के एलिमेंट्स होंगे उन सब पे ये स्टाइलिंग अप्लाई होगी। सो दिस इज़ एन अदर पैराग्राफ, रन करते हैं तो ये देखें सेम वही कलर उसका ग्रीन है और फॉन्ट वेट उसका बोल्ड है। बैकग्राउंड मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के एलिमेंट को बैकग्राउंड कलर जो है वो हम दे देते हैं येलो, कलर हमने इसका ग्रीन किया, फॉन्ट वेट हमने इसका बोल्ड कर दिया, बैकग्राउंड कलर हमने येलो दे दिया। अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं पी एलिमेंट्स, इन सब का बैकग्राउंड कलर भी येलो हो जाएगा, ये देखें। तो ये CSS हम इस तरह डिक्लेयर करते हैं। H1 हमने डिक्लेयर किया, सेलेक्ट किया उसको, कलर उसका रेड किया। अब सेम ये वैल्यूज़ जो है हम इस H1 में भी अप्लाई कर सकते होंगे। जी, किसी को भी सवाल हो अब तक? क्लियर है यहाँ तक? जी बोले। सर जी पैराग्राफ एक से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, हम चाहते हैं कि एक पैराग्राफ को कलर करना है और दूसरा ऐसे रहे, तो जी वो अलग से करें। हाँ जी, वो हम करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। आईडी दे सकें। जी हमें पता है कि HTML में हम किसी भी एलिमेंट को यूनिक हम किस तरह कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम उसको आईडी देते हैं। आईडी दे। तो सिंपल इसको हम लेट सपोज हम चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है इसको हम आईडी दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं पैरा 2 का नेम, ठीक हो गया कि ये पैराग्राफ 2 है। अब सिंपल एलिमेंट अगर हमने यूज़ करना हो, सिंपल एलिमेंट को सिलेक्ट करना हो तो हम सिंपल एलिमेंट का नेम ही लिखते हैं। अब अगर हमने आईडी टारगेट करना हो तो हम इसको हैश टैग से करते हैं। अगर हम सिंपल पी लिखेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि जितने भी इस वेबसाइट में पैराग्राफ्स हैं उन सबको ये टारगेट करें। अब हम हैश टैग में पैरा 2 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि जिसको आईडी पैरा 2 मिली हुई है ये सिर्फ और सिर्फ उसमें अप्लाई हो। अब हम जितनी भी हमने ये स्टाइलिंग इसमें की थी हम वो पैरा 2 को कर देते हैं। तो अब क्या होगा, कोई बताएगा? सर सिर्फ नीचे वाला कलर चेंज होगा। जी अब ये जो नीचे वाला जो एलिमेंट है इसका कलर ग्रीन रहेगा, फॉन्ट वेट इसका बोल्ड रहेगा, बैकग्राउंड कलर इसका येलो ही रहेगा। ऊपर वाला बाय डिफ़ॉल्ट जो भी उसकी वैल्यूज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती है, स्टाइलिंग होती है, वो सेम एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आ जाएगा। ये देखें अब हमने किसको टारगेट किया, सिर्फ और सिर्फ इस पैरा 2 को किया। जी क्लियर है? जी सर क्लियर है। ओके जी हमने अपने बॉडी का, हमारा ये वेबसाइट का बॉडी है। अगर मैं आपको अपने कोड में हम आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल HTML, हम HTML में थे, आज हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं CSS का। इसमें हम प्रैक्टिस, इसमें हम ओपन विद कोड करते हैं, या फिर पहला हम इसको देते हैं फर्स्ट। हमने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, इसको हमने ओपन विद कोड कर लिया। अब इसमें हमारी सबसे मेन फाइल जो होती है हमारे प्रोजेक्ट की, कौन सी फाइल होती है? जी, तो हम सबसे पहले index.html क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया, index.html क्रिएट किया, हमने अपना स्ट्रक्चर क्रिएट किया, CSS लेक्चर 1 का नेम दे दिया। हम इसमें H1 लिखते हैं, दिस इज़ मेन हेडिंग। हम पैराग्राफ यूज़ करते हैं, अनदर पैराग्राफ एंड अनदर पैराग्राफ। ठीक हो गया। अब हमारी वेबसाइट में एक H1 है,
हम लेट सपोज एक और H1 ले लेते हैं, दिस इज़ एन अदर हेडिंग, और इसको हम लास्ट पे ले आते हैं। हमारी वेबसाइट में 2 H1 है और 3 P के एलिमेंट्स हैं। इसको हम रन करते हैं तो ये देखें, दिस इज़ मेन हेडिंग, दिस इज़ अनदर हेडिंग, और हमारे पास ये 3 पैराग्राफ। अब अगर हमने इस H1 को इसका कलर चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, कोई एक बताएं मुझे। लेट्स सपोज जी मोहम्मद मान आप बताएं। हेड में स्टाइल का एलिमेंट आ गया, आगे कर्ली ब्रेसेस डायरेक्टली हम H1 लिखेंगे ना, H1 लिखा हमने, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज हो गई। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे जी जी हाँ जी, हम कलर इसको चेंज, हमने इसका कलर चेंज करना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं टेक्स्ट कलर नहीं, सिंपल कलर, सिंपल कलर लिखेंगे। इसका यही मतलब है कि टेक्स्ट का कलर ही चेंज होगा। तो अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे BS कोड की मदद से हमारे पास देखें कितने सारे कलर आ रहे हैं, तो हम इसमें से कोई भी एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कलर का नेम है खाकी, हमने खाकी कलर का नेम इसको रखा H1, इसको सेव किया। अब हमारी वेबसाइट में 2 H1 है, ये हम दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। अपनी वेबसाइट पे आते हैं तो ये देखें, इसका भी कलर चेंज हो गया, इसका भी कलर चेंज हो गया। मैं चाहता हूँ कि इनका कलर रेड हो जाए, रेड हमने किया तो ये देखें कलर इसका रेड हो गया। P एलिमेंट को मैं टारगेट करना चाहता हूँ P, और इसका कलर मैं करना चाहता हूँ ब्लू, तो मैं ब्लू लिखूँगा, P कलर इसका ब्लू। तो ये देखें हेडिंग्स को हमने इसका कलर दिया था रेड, और पैराग्राफ जितने भी थे उनको कलर दिया हमने ब्लू। जी क्लियर है यहाँ तक। फॉर एग्जांपल बॉडी का कलर मैं चाहता हूँ, अब बॉडी हम इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने क्या करना है, बॉडी को मैंने सेलेक्ट किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर लिखा। इसका मैं कलर कहता हूँ कि इसका कलर हो जाए चॉकलेट, चॉकलेट कलर। सेव किया, अपनी वेबसाइट पे आए तो ये देखें कलर इसका चॉकलेट हो गया फुल बॉडी का। लेकिन ये डार्क हो रहा है, इसको मैं कह देता हूँ लाइट ब्लू, और इस पैराग्राफ का जो कलर हो जाए ये हो जाए हमारे पास येलो हो जाए। सेव किया तो ये देखें बॉडी का कलर बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ, हेडिंग्स के कलर H1 जितने भी थे उनका कलर रेड हो गया, और P हमारे पास जितने भी थे उन सब का कलर येलो हो गया। ओके जी, उसके बाद इंट्रोडक्शन ये हमारा हो गया। ओके जी, CSS solved a big problem. HTML was created to describe the content of a web page like when tags like font and color attributes were added to the HTML 3.2 specification. It started a nightmare for web developers. जैसे मैंने बात की थी कि H1 के अंदर अब हमने इसका फॉन्ट का कलर चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो हम यहाँ पर इस कंटेंट को भी जिस तरह बोल्ड के लिए B के एलिमेंट के अंदर रखते हैं, तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए भी हमें फ़ॉन्ट का एलिमेंट यूज़ करना पड़ता था, और उसको एट्रीब्यूट हम लगाते थे कलर, इस तरह के फिर एट्रीब्यूट्स लगा के हम उसकी स्टाइलिंग करते थे। तो ये सब ख़त्म हुआ CSS आने की वजह से। उसके बाद ये CSS का सिंटैक्स जो अभी हम कर रहे थे, पहले मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया ताकि अब आपको इसकी थोड़ी थ्योरी की समझ लग जाए। CSS का सिंटैक्स, सबसे पहले H1 को अगर हमने टारगेट करना है, एलिमेंट का नेम लिखा, डिक्लेयर कर रहे हैं कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, प्रॉपर्टी लिखी हमने कि हमने इस सिलेक्टर के साथ करना क्या है, हम कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर उसकी वैल्यू ब्लू, फ़ॉन्ट साइज़ हम चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट साइज़, और उसके आगे हमने
वैल्यू लिख दी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पैराग्राफ में बाय डिफ़ॉल्ट इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है वो 16 पिक्सल्स होता है। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल्स होता है। हम चाहते हैं कि इस पी का फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो, तो हम क्या लिखेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ कर दो इसका 20 पिक्सल्स, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल्स। सेव किया हमने, अपनी वेबसाइट पे आए तो ये देखें इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया। हम इसको चाहते हैं कि 20 की जगह इसको हम 30 कर दें। हमने 30 लिखा तो ये देखें इनका फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल्स हो गया। एक से ज़्यादा अगर हम करना चाहें, यहाँ पे हमने H1 को सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी दी है जिसकी वैल्यू रेड है। हम एक से ज़्यादा करना चाहें तो हम एक से ज़्यादा भी करते हैं और कर रहे होते हैं। तो जिस तरह इसमें कलर है, फ़ॉन्ट साइज़ इसका है, फ़ॉन्ट वेट, हम फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर सकते हैं। हम इनको बैकग्राउंड कलर, इस पी को, एक तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है लाइट ब्लू, हम इस पी को भी बैकग्राउंड कलर अलग से दे सकते हैं। तो इसको हम टोमेटो दे देते हैं। सेव किया, अपनी वेबसाइट पे आते हैं तो ये देखें बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, कलर हेडिंग्स का रेड, पैराग्राफ्स को जो हमने दिया फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल्स कर दिया, कलर हमने येलो कर दिया, बैकग्राउंड कलर इसका हमने टोमेटो कर दिया, ये देखें, और फ़ॉन्ट वेट भी हमने बोल्ड किया हुआ है। जी क्लियर है यहाँ तक? जी गाइस क्लियर है? जी सर। ओके जी, अब इस एग्जांपल में ये देखें पी कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कलर रेड टेक्स्ट लाइन। पी क्या है? पी एक सिलेक्टर है सीएसएस में जो एचटीएमएल के जितने भी एलिमेंट्स पी हैं उनको टारगेट करेगा। कलर क्या है? प्रॉपर्टी है और इसकी वैल्यू क्या है? रेड है। हमने किसी भी टेक्स्ट को, फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट में ये मेन हेडिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी अलाइनमेंट है क्या है? टेक्स्ट अलाइन बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? लेफ़्ट है। ठीक हो गया, ये लेफ़्ट है। हम इसको सेंटर में कर सकते हैं, हम इसको राइट में कर सकते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल, H1 को हम क्या करेंगे, हम सेंटर करना चाहते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे तो क्या होगा, ये देखें जितने भी हमारी हेडिंग्स थे वो सारे के सारे सेंटर में आ गए हैं जो H1 था। मैं चाहता हूँ कि ये वाला सेंटर में ही रहे और ये वाला राइट पे आए, तो मैं क्या करूँगा, इस H1 को मैं एक आईडी दे देता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ हेडिंग 2। अब मैंने क्या करना है, नीचे जाके हेडिंग 2 को टारगेट किया, इसको मैं कह देता हूँ टेक्स्ट अलाइन राइट। सेव किया तो ये देखें हमारे पास दोनों H1 ही हैं, दोनों को हमने पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, लेकिन हेडिंग 2 को उसके बाद नीचे जाके मैंने दोबारा से उसकी प्रॉपर्टी को ओवरराइट कर दिया। इसमें होता क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बॉडी को लिखा है बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, मैं नीचे कहीं जाकर दोबारा से इस बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ तो CSS का कोड क्या है, ये CSS का कोड या जावास्क्रिप्ट का कोड भी जब हम कर रहे होंगे ये टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा होता है। जिस तरह HTML में सबसे पहले हम जो लिखते हैं वो एलिमेंट शो होता है, उसके बाद हम जो लिखते हैं वो हमें शो होता है। सेम इसी तरह स्टाइलिंग में भी हमने ऊपर जो लिखा वो इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद फ़ौरन नीचे उसको जो भी उसकी वैल्यू मिल जाती है तो वो उसको ओवरराइट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं दोबारा से बॉडी को सिलेक्ट किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसको कह देता हूँ वायलेट। सेव किया, अपनी वेबसाइट पे है तो ये देखें अब इसका कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। पहले क्या था लाइट ब्लू, अब उसके बाद जाके नीचे चेंज हो जा रहा है वायलेट। तो ऊपर से नीचे को ये कोड रीड हो रहा होता है, उसको जो वैल्यू नीचे को मिलती जाएगी वो उसको रीड करता जाएगा और उसको अप्लाई करता जाएगा।
जी क्लियर है ये गाइस, क्लियर? जैसे आपने S2 पर हेडिंग दी है। जी एच H1 है जी जी। नहीं, क्लाउड कोड दिखाया ना आपने अभी। जी ऊपर आपने हेडिंग हैशटैग लगाया था, उसके साथ हेडिंग टू। अगर ऊपर H1 के साथ हैशटैग H12 दे दें तो नहीं होगा? अगर मैं इसके साथ ही, आप क्या कह रहे हैं, H1 के बाद? नीचे हेडिंग टू लिखा हुआ है ना, जी जी इसके साथ अगर H12 लिख देते तो नहीं होगा? H12 इस तरह, जी ये तो कोई एलिमेंट ये देखिए। इस तरह जी नहीं, ये तो ये नहीं होगा। टू तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये तो हमने आईडी दी है ना, उसको नाम दिया है, इसका नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं। इस H1 की आईडी, इसको हमने हेडिंग टू रखा है। फॉर एग्जांपल हम इसको कह देते हैं अदर हेडिंग। हम तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर है, हमने सिर्फ यूनिक आईडी ही देनी है। अब हमने टारगेट अगर करना है, हमने यहाँ पे हेडिंग टू लिखी थी, अब हम यहाँ पर अदर हेडिंग लिखेंगे तो तब ये अप्लाई होगा। जी क्लियर है? ओके, सेव किया हमने, यहाँ पर है, देखें वो वर्क कर रहा है। ओके जी, उसके बाद सिलेक्टर्स। CSS selector selects the HTML elements you want to style। तो हम अभी सिलेक्टर, यहाँ पे सिलेक्टर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बॉडी को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने H1 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया जिसकी आईडी जो है अदर हेडिंग हो। तो यहाँ पे देखें, आपको नज़र भी आ रहा है, एलिमेंट कोई भी हो, कोई भी एलिमेंट हो, लेकिन जिसकी आईडी अदर हेडिंग होगी, ये उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करेगा। ये P जितने भी पैराग्राफ्स के एलिमेंट होंगे उस पर टारगेट करेगा। ये बॉडी का एलिमेंट बॉडी को टारगेट कर रहा होगा, तो ये हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। वी कैन डिवाइड CSS सेलेक्टर इनटू 5 कैटेगरीज। टोटल 5 कैटेगरीज है जिसको हम सिलेक्टर्स को टारगेट कैटेगराइज कर सकते हैं, हमने डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले बेसिक जो है सिंपल सिलेक्टर्स हैं, हम इसको ही कवर करेंगे। जब आप लोगों को इसकी समझ लग जाएगी उसके बाद हम मज़ीद देखेंगे। तो एलिमेंट्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं उसके नेम से, उसकी आईडी से और उसकी क्लास से। तो क्लास अभी तक नहीं हमने पढ़ा है, हम आज क्लास को भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक हमने नेम से कर लिया है और हमने आईडी से कर लिया है। ओके जी, दिस पेज विल एक्सप्लेन द मोस्ट बेसिक CSS सेलेक्टर। तो सबसे पहले हम देखें क्या कर रहे थे, P एलिमेंट्स। अब इस P एलिमेंट जितने भी होंगे सारों को टेक्स्ट अलाइन जो है सेंटर करेगा और उनका कलर जो है रेड कर देगा। आईडी सिलेक्टर, आईडी को टारगेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हैशटैग लगाते हैं। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और P एलिमेंट लिखता हूँ, इस P की आईडी जो है मैं P ही रहने देता हूँ। इस P की आईडी मैंने P दे दी जो कि एक वैलिड है। तो दिस इज़ अ पैराग्राफ विद P आईडी, या फिर आईडी इसको कहते हैं P। सेव किया, अपनी वेबसाइट पे आए तो ये देखें यहाँ पे इसको भी सेम स्टाइलिंग मिल गई क्योंकि ये P एलिमेंट के अंदर है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी स्टाइलिंग जो है थोड़ी सी यूनिक हो, तो हम क्या करेंगे, अब अगर मैं यहाँ पे इसको भी सिंपल P से टारगेट करूँ इस तरह, तो ये क्या होगा कि पैराग्राफ जो P एलिमेंट है उसको ही टारगेट करेगा। अगर मैं हैश टैग लगाता हूँ पहले, इसका मतलब है कि अब मैं एक आईडी को टारगेट कर रहा हूँ जिसकी आईडी का नेम जो है या वैल्यू जो है वो P है। इसको मैंने टारगेट किया। अब यहाँ पर कलर ऊपर हमने येलो रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ इसका कलर जो है वाइट हो जाए। तो सिंपल मैंने कलर वाइट किया, सेव किया। अब देखें इसका कलर वाइट हो गया है। ऊपर बाकी जितने भी है सब का कलर येलो है, इसका जो है कलर वो वाइट हो चुका है। तो ये डिफरेंस है आईडी और एलिमेंट्स नेम सेलेक्ट करने में।
हम आईडी को हमेशा हैशटैग से सिलेक्ट करते हैं। एन आईडी नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर, हम आईडी जो लिखते हैं वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं जितने भी H1 है उनका टेक्स्ट लाइन सेंटर हो और कलर भी रेड हो। मैं चाहता हूँ यहाँ पर नीचे पैराग्राफ को इसकी स्टाइलिंग ख़त्म की वेबसाइट पे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास पैराग्राफ के जो एलिमेंट्स हैं उनका कलर भी सेंटर हो जाए या फिर रेड हो जाए। मैं चाहता हूँ कि स्पैन हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर पी के अंदर माय कलर इज़, मैं इसको स्पैन एलिमेंट के अंदर रखता हूँ रेड। ओके जी, यहाँ पे माय कलर इज़ रेड लिखा हुआ आ गया। अब ये रेड जो टेक्स्ट है ये एक स्पैन एलिमेंट के अंदर है। अब अगर H1 और स्पैन और पैराग्राफ, मैं इन तीनों का चाहता हूँ कि कलर भी रेड हो और टेक्स्ट लाइन भी सेंटर हो, तो एक सोल्यूशन ये है कि मैं सारों को टारगेट करूँ और उन सब को सेम स्टाइलिंग कर दूँ। एक है कि मैं एक क्लास बना लेता हूँ, मैं सारों को सेम क्लास देता हूँ। इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन करना, दर्जाबंदी करना, कि हम एक ही क्वालिटी एक जैसे एलिमेंट्स या काफ़ी सारे एलिमेंट्स को देना चाहते हैं तो हम उसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ है, मैंने इसको क्लास दे दिया टेक्स्ट रेड के नाम से, मैंने इसको क्लास दे दी एक टेक्स्ट रेड। अभी ये क्लास कोई बनी नहीं है, हमने इसको बनाना है, अभी सिर्फ इसको क्लास नेम दिया है। जिस तरह हम आईडी देते हैं, हमें पता है कि हमारे वेब पेज में यूनिक एलिमेंट जो है वो उसको हम आईडी से करते हैं और सेम आईडी हम किसी भी एलिमेंट को दे नहीं सकते हैं, तो इस वजह से फिर हम क्लास यूज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पैराग्राफ है, ये जो एलिमेंट है इसका टेक्स्ट रेड हो। मैं दोबारा से चाहता हूँ कि सेकंड एलिमेंट को छोड़कर इस थर्ड का भी टेक्स्ट कलर रेड हो। अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट में ये जो स्पैन एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ इसका कलर रेड हो। मैंने सेव किया, अपनी वेबसाइट पे आते हैं, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने स्टाइलिंग नहीं की है। हम किसी भी एलिमेंट को टारगेट करना चाहें तो हम किससे करते हैं, डायरेक्ट उसके नेम से। हेडिंग आईडी को अगर टारगेट करना चाहें तो हम क्या करते हैं, हैशटैग यूज़ करते हैं। अगर हम क्लास को करना चाहें तो हम करते हैं फुल स्टॉप या डॉट से। फुल स्टॉप कहते हैं, डॉट कहते हैं, पीरियड कहते हैं। तो इससे हम टारगेट करते हैं। आगे हम क्या लिखते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर आईडी जो हमने उसको दी थी हमने वो लिखा था, तो हमने क्लास का क्या नेम दिया हुआ है, कोई बताएगा? एनीवन? टेक्स्ट रेड, हमने क्लास रखी है वहाँ पे टेक्स्ट रेड। इस पे टारगेट देखें, यहाँ पे देखें एलिमेंट के अंदर क्लास जो है वो टेक्स्ट रेड हो। ब्रेसेस ओपन और क्लोज किया हमने, ठीक हो गया। और अब यहाँ पर हम कहते हैं कि कलर इसका हो जाए रेड। सेव किया हमने, अपनी वेबसाइट पे आए तो ये देखें हमने फर्स्ट एलिमेंट को क्लास दी, हमने थर्ड पैराग्राफ को वो क्लास दी और लास्ट में जो पैराग्राफ के अंदर एक स्पैन एलिमेंट था हमने उसको क्लास वो दी थी, तो उसका कलर रेड हो गया। हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे दरमियान में भी लेट्स सपोज इस वर्ड को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे भी रेड करना चाहें तो सिंपल हम एक स्पैन यूज़ करेंगे, उसको उसके अंदर रख दिया कंटेंट को स्पैन एलिमेंट के, क्लास हम इसको भी कर देते हैं टेक्स्ट रेड। टेक्स्ट रेड किया तो अब देखें टेक्स्ट रेड। यहाँ पे आप क्लास का नेम कुछ भी रख सकते थे,
ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए रखा है, और नेम वो रखा है, हमेशा क्लास का नेम भी वो देते हैं जिससे पता लगे कि वो क्या चीज़ हो रही है। जैसे हमें इस क्लास से ही पता लग रहा है पढ़ने से कि इसका टेक्स्ट कलर जो है वो रेड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि इस H1 का बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए पर्पल हो जाए, तो मैं इसका नेम रख सकता हूँ BG बैकग्राउंड पर्पल। हमें पढ़ने से ही पता लग जाए कि उस क्लास में क्या वर्क हो रहा होगा। तो अब यहाँ पे क्लास को टारगेट करने के लिए डॉट BG डैश पर्पल कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज बैकग्राउंड कलर पर्पल। सेव किया अपनी वेबसाइट पे, तो ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर अब पर्पल हो गया। मैं चाहता हूँ कि जितने बैकग्राउंड कलर पर्पल हैं उनका कलर जो है, अब इसके अंदर कलर जो है वो क्या हो जाए, वाइट हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल कलर वाइट ये लगा देता हूँ। सेव किया अपनी वेबसाइट पे, तो ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट H1 का हमने ऊपर कलर क्या रखा हुआ है, कलर हमने रखा है रेड। लेकिन सेम वही H1 को जब क्लास मिल जाए पर्पल या किसी भी एलिमेंट को मिल जाए BG पर्पल, तो उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए पर्पल और कलर हो जाए उसका वाइट। तो हम इस तरह सिलेक्ट कर रहे होते हैं। नेम को सिंपल एलिमेंट के नेम से, आईडी को हैशटैग से, और सिलेक्ट क्लास को हम डॉट से करते हैं। हम यहाँ पर चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल पी टेक्स्ट रेड हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट रेड इसको है दिया हुआ है, हमने इसको दिया हुआ है, इसे दिया हुआ है और इसे दिया हुआ है। ठीक हो गया। हम टोटल कितनी होगी टेक्स्ट रेड हमारे पास, 1 2 3 और ये 4 हो गए टोटल। मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट रेड जो है, ये टेक्स्ट रेड ये सबको मिल रहा है कलर रेड। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट को ये टारगेट करे जो P एलिमेंट के अंदर है। P एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट रेड हो, ये सिर्फ और सिर्फ उसको टारगेट करे। अब ये टेक्स्ट रेड किस एलिमेंट के अंदर है, कौन बताएगा? ये स्पैन के अंदर है और ये भी स्पैन के अंदर है, जबकि ये टेक्स्ट रेड और ये टेक्स्ट रेड जो है P एलिमेंट के अंदर है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जितने भी P एलिमेंट हैं ये उस पर अप्लाई हो। तो मैंने क्या करना है, इस टेक्स्ट रेड को मैं स्किप करता हूँ। नीचे आके सबसे पहले मैं लिखूँगा एलिमेंट का नेम। एलिमेंट का नेम लिखा, उसके बाद मैं क्लास का नेम लिखूँगा टेक्स्ट रेड। जितने भी एलिमेंट्स हैं P, उस P के अंदर वो वाले एलिमेंट्स बस जिनकी क्लास जो है टेक्स्ट रेड है। कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, इसका मैंने कर दिया कलर रेड। यहाँ पे आपको अगर लेकर जाए तो आपको नज़र भी आ रहा है P एलिमेंट और क्लास टेक्स्ट रेड। यहाँ पे जब हम थे तो यहाँ पर देखें टेक्स्ट रेड जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे ही जिसको क्लास मिली हुई है टेक्स्ट रेड है। तो इसे स्किप करते हैं, अपनी वेबसाइट पे आते हैं। अभी तक मैंने सेव नहीं किया, मैं आपको बस दिखाना चाह रहा हूँ। अभी देखें ये स्पैन एलिमेंट, इसको भी टेक्स्ट रेड किया हुआ है और इसे भी टेक्स्ट रेड किया हुआ है। सेव किया मैंने अपनी वेबसाइट पे, तो अब देखें ये जो रेड था ये भी ख़त्म हो गया और ये जो रेड था ये भी ख़त्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ उनको ये अप्लाई हो रहा है जिस P एलिमेंट को जिसकी क्लास जो है टेक्स्ट रेड है। अगर मैं यहाँ से ये डॉट टेक्स्ट रेड जो है, ये डॉट टेक्स्ट रेड ख़त्म करता हूँ, तो अब क्या होगा? जी अब क्या होगा? पैराग्राफ, कौन से पैराग्राफ का? सारों का चेंज हो जाएगा।
जितने भी पैराग्राफ हैं उन सारों का, अब यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 है, ये देखें हमने PID P भी दी हुई है, ये इसको भी चेंज कर देगा। सेव किया तो ये देखें एक पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उस पैराग्राफ का कलर चेंज हो जिसको ID P मिली हुई है। तो इसको मैं कैसे टारगेट कर सकता हूँ बताएं। P.IDP अगर हम क्लास को टारगेट करना चाहें तो हम उसको करते हैं डॉट से। हम आईडी को करना चाहें तो आईडी को हम किससे करते हैं, हैश टैग से। ठीक हो गया, तो P#P। अब क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्स P हैं जिसको आईडी मिली हुई है P, तो बाय डिफ़ॉल्ट आईडी तो एक ही होती है, तो ये बेसिकली यूज़ ज़्यादा जो है वो क्लास के साथ ही होता है। तो बस ये दिखाने का मकसद है कि अब P जो है जिसकी आईडी भी P है, ये सिर्फ और सिर्फ उस पर अप्लाई होगा। ये देखें अगर मैं यहाँ पर P की जगह स्पैन करूँ, स्पैन डॉट टेक्स्ट रेड, तो अब क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स स्पैन है उन स्पैन में देखेगा कि किस किस को टेक्स्ट रेड की क्लास मिली हुई है, तो ये उस पर अप्लाई होगा। सेव करेंगे तो अब देखें स्पैन एलिमेंट जिसको क्लास टेक्स्ट रेड की मिली है, ये स्पैन एलिमेंट जिसको क्लास टेक्स्ट रेड की मिली हुई है। जी क्लियर है यहाँ तक। हम एक से ज़्यादा क्लासेस बना के और किसी भी एक एलिमेंट्स में एक से ज़्यादा क्लासेस को यूज़ भी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इस बॉडी को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले वेबसाइट पे आए, उसका कलर बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट वो वाला हो गया लाइट ब्लू। हम यहाँ पे कुछ क्लासेस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट हम कह देते हैं येलो, टेक्स्ट येलो में हम कर देते हैं कलर येलो। हमने एक ये क्लास बना ली। उसके बाद यहाँ मैं कहता हूँ टेक्स्ट अलाइन भी सेंटर हो, तो टेक्स्ट सेंटर, इस पे हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर की। हम एक और क्लास बना देते हैं FW बोल्ड, इट्स मीन फॉन्ट वेट बोल्ड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी वैल्यू फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक हो गया, हमने 3 क्लास बना लिए, टेक्स्ट येलो, टेक्स्ट सेंटर, फॉन्ट वेट बोल्ड। ऊपर हमारे पास BG पर्पल भी एक बना हुआ है और टेक्स्ट रेड भी है। तो इस स्पैन डॉट टेक्स्ट रेड को मैं ख़त्म करता हूँ और चले रहने दे बल्कि इसको, नहीं तो सारों का कलर चेंज हो जाएगा। ओके जी, अब यहाँ पर मैं मज़ीद पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, 4, 5 एंड दिस 6, हमारे पास टोटल यहाँ पे 6 पैराग्राफ आ गए। ये देखें 1 2 3 4 5 6। मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ 1 का कलर जो है वो येलो हो जाए। तो मैंने क्या करना है, सिंपल क्लास टेक्स्ट येलो, टेक्स्ट येलो किया। अब क्या होगा, इस पैराग्राफ 1 का कलर जो है येलो कलर का हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसी पैराग्राफ का फ़ॉन्ट वेट जो है वो भी बोल्ड हो जाए। तो फ़ॉन्ट वेट बोल्ड जो है हमने उसकी क्लास एक बनाई हुई है FW बोल्ड। मैं यहाँ पे इसको FW बोल्ड लिख देता हूँ। अब देखें इसका फ़ॉन्ट वेट भी जो है वो बोल्ड हो गया है। मैं चाहता हूँ कि यही एलिमेंट सेंटर में भी आ जाए। ऊपर जो है मैंने टेक्स्ट सेंटर भी लिखा हुआ है, एक क्लास बनाई हुई है। तो टेक्स्ट सेंटर, इससे क्या होगा, अब इस एलिमेंट को ये तीनों प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। कलर भी इसका येलो हो गया, फॉन्ट वेट भी इसका बोल्ड हो गया और टेक्स्ट लाइन भी सेंटर हो गया। ये देखें
ओके जी, क्लियर है यहाँ तक। मैं अब चाहता हूँ कि पैराग्राफ 3 जो है इसका कलर जो है टेक्स्ट रेड हो जाए, इसका कलर टेक्स्ट रेड हो जाए। तो क्या ये वर्क करेगा? जी गाइस, कौन बताएगा? सर्वर को क्लास प्रीवियस ऊपर हमने ये टेक्स्ट रेड लिखा हुआ है, क्या ये वर्क करेगा? नहीं, क्योंकि ये स्पैन में है। क्योंकि ये स्पैन में हमने इसको टारगेट किया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ स्पैन वो जो टेक्स्ट रेड जिसको क्लास मिली हो उस पर ही अप्लाई हो, तो ये वर्क नहीं करेगा। ये देखें, अगर हम इसको टेक्स्ट येलो कर देते हैं, टेक्स्ट येलो, तो ये येलो हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ 5 सिर्फ और सिर्फ सेंटर में आ जाए और कुछ भी ना उसको प्रॉपर्टी मिले। क्लास टेक्स्ट सेंटर लाइक किया तो ये देखें पैराग्राफ 5। अब H1 जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको मैं स्किप करता हूँ। ओके जी, जितने भी एलिमेंट्स हैं H1 है, पैराग्राफ है, और यहाँ पर ठीक है H1 और पैराग्राफ, सब का टेक्स्ट कलर जो है वो भी रेड हो जाए और टेक्स्ट अलाइन जो है वो भी सेंटर हो जाए। तो एक सोल्यूशन है कि H1 लिखा हमने, अब हम टारगेट किसको करेंगे? पैराग्राफ को टारगेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पीक एलिमेंट, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। कलर चेंज करना है तो हमने कलर रेड, इसको सेंटर अलाइन करना है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जितने पी एलिमेंट्स हैं वो भी सारे के सारे टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गए। लेकिन अब देखें यहाँ पर हमने ऊपर भी सेम कोड लिखा है और यहाँ पर भी हमने सेम कोड लिखा है। इसी तरह अगर कोई और एलिमेंट्स होते, लेट्स सपोज हम यहाँ पर हमने H1 लिया है, हम H2 ले लेते हैं, हेडिंग 2, इसको हम ले लेते हैं हेडिंग 3। अब यहाँ पर मज़ीद H2 करेंगे और यहाँ पर H3 को करने के लिए हम H3 करेंगे। सेव किया तो ये देखें हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, लेकिन सेम कोड ही, कलर भी रेड है, टेक्स्ट लाइन भी सेंटर है, कलर रेड, टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुपिंग में ले आते हैं। ग्रुपिंग में लेकर आने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल H1 के फ़ौरन बाद हम क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे, H2 हमने लिख दिया, कोमा लगाएंगे, H3 हमने लिख दिया। मतलब जो जो एलिमेंट्स को हमने स्पेसिफिक करना है, H1, H2, H3। और अब हम पैराग्राफ को करना चाहते हैं तो पैराग्राफ के लिए हम P का एलिमेंट यूज़ करेंगे, इसे हम अब स्किप कर देंगे। तो अब देखें ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये H1, H2, H3 और P को भी टारगेट करेगा। सेव किया तो ये सेम देखें, सेम चीज़। मैं यहाँ से पैराग्राफ को ख़त्म कर देता हूँ, सेव किया तो ये देखें अब सिर्फ और सिर्फ H1, H2 और H3 पे अप्लाई हो रहा है, वो पैराग्राफ्स में अप्लाई नहीं हो रहा। जी क्लियर है ये? ओके जी, यूनिवर्सल सिलेक्टर, स्टार का जो साइन है इसे यूनिवर्सल सिलेक्टर कहते हैं। इसका मतलब है कि आपके इस वेब पेज में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पे ये अप्लाई हो। इस वेब पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उन सब पे अप्लाई हो जाएगा स्टार सेलेक्टर की मदद से। ग्रुपिंग सेलेक्टर हमने देख लिया कि H1, H2 और P को अगर हमने ग्रुप करना हो तो सिंपल
H1 के बाद कोमा, H2 के बाद कोमा, और ये P एलिमेंट। तो ये सिलेक्टेड आपके बेसिक सिलेक्टेड थे ये। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई सवाल हो? गाइस एनीवन? ओके जी। उसके बाद CSS, अच्छा यहाँ पे देखें सिंपल सिलेक्टेड, हैश टैग आई को अगर हमने करना हो तो हैश टैग उसकी आई का नेम, क्लास को करना हो तो डॉट आगे उसकी क्लास का जो भी हमने नेम रखा है। अगर सिर्फ और सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स जिनकी क्लास वो है, एलिमेंट का नेम और फिर क्लास, यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए स्टार का साइन, जितने भी P एलिमेंट्स हैं ये उन सबको टारगेट करेगा, और ये है जितने भी div एलिमेंट हैं और जितने भी P एलिमेंट हैं, एंड सो ऑन। इसके अंदर जो जो कोमा लगा के आप ऐड करते जाएंगे वो उस पर वर्क करता जाएगा। तो ये कुछ CSS के सिंपल सिलेक्टर्स हैं। उसके बाद हम CSS को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? अब अगर देखें यहाँ पर हम स्टाइल का कोड कर रहे हैं, ये तो सिर्फ हमने थोड़ी सी कुछ स्टाइलिंग की और वेब पेज में हमने कुछ एलिमेंट्स रखे हैं। जब ये वेब पेज आपका कोई हज़ारों लाइंस कोड का होगा, ठीक हो गया, हज़ारों लाइन सिर्फ और सिर्फ HTML के, और उसी तरह हज़ारों लाइंस आपके ये स्टाइलिंग के हो जाएंगे, 500 हो जाएगा। तो क्या बार बार आप पेज को ऊपर नीचे करते जाएंगे? और स्टाइल एलिमेंट क्या आपने हेड में ही यूज़ करना है? तो ये कोई बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं, हमारे पास कुछ वेज़ हैं, तो हम उसको देखते हैं। आप CSS को 3 तरीक़ों से अपने वेब पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। देयर आर 3 वेज टू ऑफ इंसर्टिंग अ स्टाइल शीट। एक है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में क्या होता है, जिस तरह हमारे पास HTML की फ़ाइल है, HTML फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? .html। उसी तरह CSS फाइल की एक्सटेंशन जो होती है वो हमारे पास .css होती है। ठीक हो गया? अब यहाँ पर अपने ही प्रोजेक्ट में, जिस तरह लास्ट टाइम हमने ऑडियोज़ के लिए ऑडियोज़ का फ़ोल्डर बनाया था, वीडियोज़ के लिए वीडियोज़ का फ़ोल्डर बनाया था, इमेजेस के लिए हमने इमेजेस का फ़ोल्डर बना लिया था, उसी तरह स्टाइल शीट्स के लिए हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं स्टाइल्स का। हमने एक फ़ोल्डर बनाया, अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बना दिया स्टाइल्स का। इस स्टाइल्स में हम फाइल का नेम रख देते हैं style.css। हमने style.css रख दिया। index.html में आए। अब ये जितना भी कोड है, ये जितना भी हमने इस स्टाइल में कोड किया था, इन सारे कोड को कट करें, अपने यहाँ पर style.css की फ़ाइल में ले आए। सेव किया हमने, इसमें से स्टाइल को हमने ख़त्म कर दिया। ठीक हो गया? तो अब क्या होगा, हमारा वेब पेज जो है वो सिंपल HTML रह जाएगा। सिंपल HTML रह गया। हमने स्टाइल की फ़ाइल क्रिएट तो की है, हमने स्टाइलिंग भी की है। बॉडी का कलर, बैकग्राउंड कलर जो हमने लाइट ब्लू किया हुआ है, H1, H2, H3 उनका कलर जो है रेड है। टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर है। लेकिन हमारे वेब पेज को कैसे पता लगेगा कि हमने इस फाइल को इंक्लूड करना है? तो वो फिर हम किस तरह करते हैं, अपने हेड के टाइट एलिमेंट के अंदर हम एक एलिमेंट यूज़ करते हैं लिंक का। लिंक को हम रिलेशन दे देते हैं कि इस लिंक का रिलेशन क्या है। ये एक स्टाइल शीट है, CSS की फ़ाइल को हम लिंक करना चाहते हैं, तो अपने वेब पेज से हम लिंक कर रहे हैं एक स्टाइल शीट, और उसका हाइपर लिंक रेफरेंस क्या है। ये हाइपर लिंक रेफरेंस किस एलिमेंट में यूज़ होता है? जी, ए एंकर टैग में। ठीक हो गया? उसी तरह अब ये लिंक को भी हमने अपनी CSS की फ़ाइल को लिंक करना है, तो हम क्या करेंगे, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट href में हम इसका पाथ देंगे। तो पाथ देने के लिए सिंपल हम यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल्स। स्टाइल्स के अंदर हमारे पास एक फ़ाइल है style.css।
हमने सिर्फ और सिर्फ सेव करना है और इसमें जितना भी कोड हुआ होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और आपको आउटपुट शो करवा देगा। ये देखें, इसको अगर हम यहाँ पर लेकर आएँ और यहाँ पे लेकर आते हैं, हम इसको कमेंट करते हैं, सेव करते हैं, तो ये देखें हमारे वेब पेज से स्टाइल शीट ख़त्म हो गई, क्योंकि हमने कमेंट कर दिया और हमारे ब्राउज़र को पता है जो कमेंट हो जाता है कोड उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। जैसे कमेंट ख़त्म करते हैं, सेव करेंगे, इस स्टाइल में जो भी कोड लिखा होगा वो इस वेब पेज के साथ लिंक हो जाएगा और वर्क करना वो स्टार्ट कर देगा। जी क्लियर है ये? हमारे पास अब तक हमने कितने देख लिए वेज स्टाइलिंग करने के? एनीवन? हमने एक एक्सटर्नल देख लिया है। इससे पहले जो हम स्टाइलिंग कर रहे थे, हेड एलिमेंट के अंदर ही स्टाइल और यहाँ पर बॉडी का कलर लेट्स सपोज हम कर देते हैं अब लाइट, सॉरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन, हमने कर दिया लाइट ग्रीन। ये हम इंटरनल स्टाइलिंग कर रहे हैं। स्टाइल एलिमेंट के अंदर जो हम कोड कर रहे होते हैं, HTML की फाइल हेड एलिमेंट के अंदर, उस हेड एलिमेंट के अंदर स्टाइल एलिमेंट के अंदर हम जो भी कोड लिख रहे होते हैं, जो स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, वो हमारी इंटरनल स्टाइलिंग कहलाती है। एक्सटर्नल स्टाइलिंग एक अलग से CSS की फाइल बनेगी, उसमें हम कोड कर रहे होंगे। इंटरनल स्टाइलिंग जो भी उस हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल एलिमेंट में हम कोड कर रहे होंगे वो इंटरनल स्टाइलिंग कहलाएगी। सेव किया, अपनी वेबसाइट पे तो अब देखें इसका कलर चेंज हो गया। हम कर रहे हैं 3 बेस से, हमारे पास 3 बेस है स्टाइलिंग करने के, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS। इसी तरह इनकी प्रायोरिटीज़ भी हैं। जिस तरह हमने पहले पढ़ा था, टॉप से बॉटम पे कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। सबसे पहले हमने बॉडी में लिखा बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, उसके बाद हमने दोबारा से बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया था। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे नीचे दोबारा लिखते हैं बॉडी बैकग्राउंड कलर रेड, सबसे पहले ये वर्क होगा, नेक्स्ट पे आएगा, नेक्स्ट पे वो देखेगा कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, वो उसको ओवरराइट कर देगा। यहाँ तक वर्क हुआ, ठीक हुआ। उसके फ़ौरन बाद आप देखें जब इस स्टाइल शीट का काम कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल स्टाइलिंग आ जाती है। प्रायोरिटी इंटरनल स्टाइलिंग की ज़्यादा है एक्सटर्नल स्टाइलिंग से। तो एक्सटर्नल स्टाइलिंग पर वर्क हुआ, उसके बाद इंटरनल स्टाइलिंग पे आया, उसमें उसने सेम देखा कि बॉडी का कलर, इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, उसने इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आके चेंज कर दिया दोबारा से। अब यहाँ पर इनलाइन स्टाइलिंग, इंटरनल के बाद इनलाइन स्टाइलिंग, और इनलाइन स्टाइलिंग की प्रायोरिटी इंटरनल से भी ज़्यादा है। अब बॉडी में हम कोई भी एट्रीब्यूट लिखते हैं, हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट है, आईडी एट्रीब्यूट है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, टाइटल का एट्रीब्यूट है हमारे पास, और href का एट्रीब्यूट हम यूज़ करते थे। उसी तरह स्टाइलिंग करने के लिए, इनलाइन स्टाइलिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट का नेम रखा, उसके बाद उसकी वैल्यू बैकग्राउंड कलर हम इसको कर देते हैं लाइट पिंक। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हुआ, उसके बाद रेड हो गया, रेड होने के बाद उसका कलर हो गया लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन के बाद अब उसका कलर हो जाएगा लाइट पिंक, क्योंकि हमने इसको इनलाइन स्टाइलिंग में लिख दिया है। ये देखें, तो प्रायोरिटी सबसे पहले हमारे पास टॉप प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी इनलाइन होगी, इनलाइन के बाद इंटरनल, और लास्ट में जो प्रायोरिटी रखी जाती है वो एक्सटर्नल की रखी जाती है। जी क्लियर है यहाँ तक? फिर तो हमें सिर्फ इनलाइन
नहीं, इनलाइन नहीं हम करते हैं। नहीं, हमने जब हम इनलाइन स्टाइलिंग करते हैं बहुत ही स्पेसिफिक के लिए, फॉर एग्जांपल आपने कोई थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है बस से, तो आप CSS में जाने के बजाय आप सिंपल यहाँ पर ही कर देते हैं। हम ना तो इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, ना ही हम इंटरनल स्टाइलिंग कर रहे होते हैं। हमने स्टाइलिंग जितनी भी करनी है वो सारी की सारी हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग कर रहे होते हैं। अब देखें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बॉडी का कलर, बैकग्राउंड कलर ये हुआ। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पी है जो है, कलर इसका येलो, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट बोल्ड, बैकग्राउंड कलर टोमेटो। हम इसको अगर करना चाहें, अब यहाँ पर हम कर रहे थे पी को, जितने भी एलिमेंट्स है उन सारों को टारगेट इसने किया और वो कर दिया। अब सेम एज इट इज़, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि आपके पास 1000 एलिमेंट्स हैं पैराग्राफ्स के, आप उनका फॉन्ट वेट बोल्ड करना चाहते हैं, तो क्या आप जितने भी पी एलिमेंट्स हैं उन सब में स्टाइल एट्रीब्यूट जाके फॉन्ट वेट बोल्ड ऐसे लिखेंगे बार बार, थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम इनलाइन स्टाइलिंग सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम पर्पस जो होता है हमारे पास, हम तब कर रहे होते हैं, अदरवाइज़ नहीं हम करते हैं इनलाइन। और इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये कोड जो है ये करना है, तो पी स्टाइल में कलर येलो, फॉन्ट वेट बोल्ड, और हमारे पास फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स, एंड हमारे पास बैकग्राउंड कलर एक्वा आ गया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर आ गया, एंड सो ऑन। मतलब हमारे पास हम एक एक एलिमेंट में कोई 20-20 स्टाइलिंग वो भी कर रहे होते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर देते हैं, स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़। तो क्या आप इस तरह हर एलिमेंट में जाके इस तरह 20-20 वो यूज़ करेंगे? ये पॉसिबल नहीं होता। तो ये देखें, ये वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन अब अपना कोड भी तो देखें बाद में आके दोबारा, कि पी में अब सिर्फ एक पूरी लाइन स्टाइलिंग की और इस तरह 2-3 होंगी। तो इस तरह नहीं हम करते हैं, सिंपल पी एलिमेंट, यहाँ पे हम HTML ही कर रहे होते हैं, स्टाइलिंग जो होती है वो हम अपनी CSS की फ़ाइल में कर रहे होते हैं। जी क्लियर है? ऑल राइट जी। इनलाइन हम एक ही उसमें प्रोजेक्ट में एक ही इंडेक्स की फाइल, HTML की फ़ाइल में मल्टीपल स्टाइल शीट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, और जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे हम करके भी देखेंगे उस टाइम। उसके बाद ये वही ऑर्डर जो प्रायोरिटी की बात ने की थी, इनलाइन स्टाइल, उसके बाद एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टाइल शीट, और फिर ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट, ब्राउज़र की कुछ अपनी स्टाइलिंग भी होती है, वो सबसे लास्ट में रह जाती है। उसके बाद कमेंट्स, जिस तरह हम अपने इसमें HTML में कमेंट्स लिखते हैं, हम HTML में कमेंट्स किस तरह लिखते हैं? एंगल, लेस देन एंगल, एक्सप्लेनेशन मार्क, डबल डैश, फिर डबल डैश और ग्रेटर देन का साइन या राइट एंगल। CSS में हम कमेंट्स किस तरह लिखते हैं? फॉरवर्ड स्लैश, जिसे डिवाइड का साइन भी कहा जाता है, मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद दोबारा मल्टीप्लाई का साइन और फॉरवर्ड स्लैश। इसके अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिख दिया कलर येलो, ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये कमेंट के अंदर आ गया है और कोड इसको कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट करने देगा। आप मल्टीपल लाइंस को भी सेम इस तरह ही, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एक सॉल्यूशन था, ये एक तो ये था। अब देखें बार बार मुझे यूज़ करना पड़ा है, एक है कि मल्टीपल लाइंस को हम कर रहे होते हैं सिंपल, यहाँ पे लिखा और जहाँ तक करना है वहाँ तक आपने वो स्टार का साइन ऐड कर दिया, स्टार और फॉरवर्ड स्लैश।
तो अब बॉडी का कलर अभी भी वैसे लाइट पिंक ही रहेगा क्योंकि वो इंटरनल में हमने लिखा हुआ है। तो ये CSS कमेंट, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। किसी भी प्रॉपर्टी वैल्यू के आगे भी आप लोग लिख सकते हैं। और ये HTML एंड CSS कमेंट्स वो डिफरेंस है थोड़ा सा। CSS कलर्स, हम कलर को ही अभी तक जो हम कलर कर रहे थे, फॉर एग्जांपल यहाँ से बैकग्राउंड कलर, इनलाइन स्टाइलिंग, मैं सिर्फ कोड को कमेंट कर रहा हूँ ताकि जब ये कोड आपके पास आ जाए आपको याद रहे कि इनलाइन स्टाइलिंग किस तरह करते हैं। बल्कि यहाँ पे मैं किसी एलिमेंट में करके भी रखता हूँ, स्टाइल टेक्स्ट लाइन, इसका मैं सेंटर कर देता हूँ। या फिर इसका कलर जो है, कलर लाइट पिंक, हेडिंग 3 का जो कलर होगा वो लाइट पिंक होगा। या फिर इसको मैं कर देता हूँ वाइट ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। ये देखें। अच्छा जी, कलर नेम्स। अब तक कलर जो है, ये जो कलर हमने यूज़ किया है, या फिर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू किया है, यहाँ पे कलर हमने रेड किया है, तो ये जितने भी हमने नेम यूज़ किए हैं, तो नेम के अलावा हमारे पास राउंड अबाउट 140 स्टैंडर्ड कलर नेम्स हैं। ये देखें, CSS HTML सपोर्ट 140 स्टैंडर्ड कलर नेम्स, जिसमें टोमेटो, ऑरेंज, डोजर ब्लू, मीडियम सी ग्रीन, ग्रे, स्लेट ब्लू, वायलेट, लाइट ग्रे, इस तरह के कलर के नेम्स। लेकिन दुनिया में बहुत सारे कलर्स हैं, इनके ही मज़ीद बहुत सारे शेड्स हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट्स में। तो वो हम किस तरह कर रहे होते हैं, हमारे पास कलर का ये नेम, बॉर्डर जी, CSS कलर वैल्यूज़, RGB, हेक्स कोड, HSL, तो इनकी मदद से हम कलर को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। दुनिया में जो 3 कलर से मिलके सारे कलर बनते हैं वो कौन कौन से कलर हैं, बताएगा कोई? किसी को पता है कि 3 कलर से मिलके जी बोले। नहीं जी, नादिया मुमताज़ ने बताया रेड ग्रीन ब्लू। तो रेड ग्रीन ब्लू से मिलके सारे कलर बनाए जाते हैं। तो ये RGB जो है, R से रेड, G से ग्रीन और B से ब्लू, इसमें जो वैल्यू देते हैं वो हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, RGB लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया, पहली वैल्यू जो होगी वो हम रेड की लिखते हैं। रेड की वैल्यू 0 से लेकर 255 तक है। 0 का मतलब 0 बिल्कुल कि हमने रेड कोई भी नहीं यूज़ किया। 255 का मतलब हमने 100% रेड को यूज़ किया। ग्रीन 99 और ब्लू जो हमने वो 71 यूज़ किया। उसके बाद ये हेक्स कोड है और ये HSL है। अब ये देखें, सेम बैकग्राउंड कलर RGB में इसकी वैल्यू है 255999 और ये 71। हेक्स कोड में सेम की वैल्यू ये है FF 63 एंड 47। अब ये हेक्स कोड में भी पहली 2 वैल्यूज़ जो होती हैं वो रेड की होती हैं, नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ ग्रीन की होती हैं एंड लास्ट 2 वैल्यूज़ जो हैं वो ब्लू की होती हैं। HSL ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये हम आगे डिटेल्स में ही पढ़ेंगे। तो हम इस तरह यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने ट्रांसपेरेंसी ऐड करनी हो, ओपेसिटी ऐड करनी हो, तो हमारे पास एक मज़ीद वैल्यू आ जाती है RGB और HSL के बाद। RGB के बाद हम एक लिख लेते हैं A को हम देते हैं लास्ट में 0 से लेकर 1 तक, 0.1, 0.2 से लेकर 0.9 के बाद 1 तक। 0 का मतलब ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ख़त्म, और 1 में होता है कंप्लीट। अगर हम यहाँ पर 1 करें तो ये देखें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अब कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, मतलब ओपेसिटी 100% आ गई है हमारे पास। 0 कर देते हैं तो इसने वैसे ही गायब हो जाना है।
ट्रांसपेरेंसी 100% होगी, मतलब शफाफ हो गया काम। और 0.1 करते हैं तो उसकी ओपेसिटी जो है 0.1 हो जाएगी। 0.2 करते हैं वो थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। 0.3 करते हैं थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। इस तरह RGB में आते हैं। सबसे पहले RGB कलर वैल्यू रिप्रेजेंट्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू। 0 से लेकर 255 तक ही वैल्यू होगी। अब ये 255, 0 और 0, अगर हम सिर्फ और सिर्फ रेड लें, तीनों कलर में से सिर्फ और सिर्फ रेड लें और 100% लें, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू शो होगी या कौन सा कलर नज़र आएगा हमारे पास? सिर्फ हमारे पास रेड आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ रेड को ही लिया है। हम रेड 0 कर देते हैं, ग्रीन 255 कर देते हैं, ब्लू हम 0 ही रहने देते हैं, तो हमारे पास अब कौन सा कलर शो होगा? जो हमने सेकंड में लिया ग्रीन है, तो वो हमारे पास ग्रीन बस होगा। हम ग्रीन भी 0 करते हैं, रेड भी 0 करते हैं, ब्लू को हम 255 ले लेते हैं, तो हमारे पास सिर्फ सिर्फ अब ब्लू नज़र आएगा। हम कोई भी कलर ना लें, हम कोई भी कलर ना लें, तो हमारे पास कौन सा कलर आएगा? वाइट कलर, वाइट। हम कोई भी कलर नहीं लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास ब्लैक आएगा। जब हम कोई कलर ही नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब अंधेरा है बिल्कुल, तो वो हमारे पास फिर ब्लैक आएगा। अगर हम सारे कलर, जितने भी कलर हैं, सब को 100% ले लेते हैं, तो तब हमारे पास जाकर वाइट कलर बनता है। अब ये देखें, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। RGB 100% रेड लिया तो वो रेड, 100% ब्लू लिया वो ब्लू, 100% अगर यहाँ पे ग्रीन ले लेते तो ये भी फुल ग्रीन हो जाता। अब यहाँ पर देखते हैं, रेड 0 हमने कर दिया, ग्रीन हमने 0 कर दिया, ब्लू 255 करें तो ये ब्लू बन जाता है। ब्लू और ग्रीन मिलाएं तो ये हमारे पास सियान कलर बन जाता है। रेड भी 100% ले लें, मतलब 255 ले लें, तो हमारे पास ये वाइट बन जाता है। रेड और ब्लू 100 लें तो हमारे पास पिंक शेड आ जाता है। रेड और ग्रीन अगर हम लें तो येलो आता है। ग्रीन एंड ब्लू लें सियान, ग्रीन लें सिर्फ ग्रीन, ग्रीन एंड रेड येलो, रेड एंड ब्लू हमारे पास पिंक कलर। ब्लू ब्लू अगर कोई कलर ना ले तो हमारे पास ब्लैक कलर आ जाता है। उसी तरह मज़ीद कुछ इसके शेड्स भी हैं जिसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। 60-60-60, 90-90-90, 120-120, 120, 180-80, 210 सारे ले लें, 240 सारे ले लें, तो डिफरेंट कलर शेड्स बन जाते हैं। उसी तरह RGBA अगर आप अल्फ़ा भी यूज़ कर लें, जो लास्ट में A है, A स्टैंड्स फॉर अल्फ़ा। 0.00 का मतलब होता है फुली ट्रांसपेरेंट, जब वो 100% ट्रांसपेरेंट है, अब आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, वो ट्रांसपेरेंट हो गया कंप्लीट। 1.0 का मतलब होता है कि ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं। अगर हम यहाँ से इसको 255 लिया, इसका मतलब, और अल्फ़ा हमने 1 ही रखा, तो ये रेड है। इसकी सिर्फ और सिर्फ ओपेसिटी अगर हम कम करें तो ये देखें इस तरह ये ओपेसिटी कम होती रहती है। अगर बिल्कुल लास्ट पे 0 पे आ जाए तो वो वैसे ही ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ये कुछ शेड्स हैं, ये आप पढ़ भी लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। उसके बाद हेक्साडेसिमल कलर इज़ स्पेसिफाइड विद रेड रेड, ग्रीन ग्रीन, ब्लू ब्लू। हेक्साडेसिमल में टोटल कितने नंबर्स होते हैं, किसी को पता है? हेक्साडेसिमल नंबर्स कितने डिजिट्स की वैल्यू होती है? हेक्सा किसे कहते हैं, पता है किसी को? हेक्स कोने वाली शक्ल को जी,
बाइनरी जो होता है वो 0 या 1 होता है। जी जी, हेक्सा 16, मैं वो स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे आते हैं। बाइनरी 0 1, क्वाड उसके बाद 0 या 1 होगा, ठीक हो गया, ये एक। उसके बाद डुअल आ जाता है, डुअल में 2 आ जाते हैं हमारे पास। क्वाड में हमारे पास 4 आ जाते हैं। जिस तरह आप प्रोसेसर जब आप मोबाइल ले रहे होते हैं, आपको पता होगा, आप लोग देख रहे होते हैं कि डुअल कोर है, क्वाड कोर है या ओक्टा कोर है। ओक्टा में हमारे पास 8 वैल्यूज़ आ जाती हैं। हेक्सा में हमारे पास यहाँ पर आता है हेक्सा, डुअल 2, क्वाड 4, हेक्सा 6, ओक्टा हमारे पास आ जाता है 8। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है डेसिमल की, जिसमें ये 10 होता है, ठीक हो गया। अब इसको कहा जाता है हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल, तो इसका मतलब होता है 16। हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, अगर काउंट करें टोटल नंबर्स कितने होते हैं, एनीवन? डायलर पैड में कितने नंबर्स होते हैं गाइस? उसके अलावा एक और भी होता है जी, हाँ जी, 0 होता है। टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक हो गया। 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास टोटल 10 नंबर्स हैं। इसके बाद कोई नंबर बना ही नहीं है, लेकिन हेक्साडेसिमल में वैल्यूज़ जो होती हैं वो टोटल 16 होती हैं। तो इसके बाद हम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे पास 10 नंबर्स के आगे और उसके बाद अल्फ़ाबेट्स हमारे पास 6 आ जाते हैं। तो पहले हम 6 काउंट करते हैं, जिसमें A B C D E और F। तो ये 0 से लेकर F तक वैल्यू बनती है। हेक्साडेसिमल कोड में आपको हमेशा ये 16 डिजिट्स के ही वैल्यूज़ नज़र आएगी। इसके अलावा अगर आप F के बाद G जाते हैं तो ये कोई वैल्यू नहीं बनेगी और आपका कोड भी गलत हो जाएगा। जी क्लियर है ये? गाइस क्लियर है? ओके जी। उसी तरह हेक्साडेसिमल में जी 0 से लेकर 00 से लेकर FF तक, सेम एज डेसिमल 0 से लेकर 255 तक। तो इसमें जो है हमारे पास रेड में, अब देखें, अगर इसी को हम कन्वर्ट करें, ये हमारे पास हेक्साडेसिमल का कोड, हम RGB में अगर रेड वैल्यू लेना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, पहली जो हमारी वैल्यू होती है रेड की होती है, रेड को हम 0 से लेकर 255 तक ले सकते हैं। तो हम उसको 255 ले लेते हैं फुल और बाकी सबको 0 0 कर देते हैं। तो ये हमारे पास रेड कलर बनता है। RGB में ये हमारे पास कलर बनता है हेक्साडेसिमल में रेड कलर। डिफरेंट डेवलपर्स हैं, डिफरेंट डिज़ाइनर्स हैं, जिसका जो दिल करता है वो उस पर वर्क कर रहा होता है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ज़्यादातर RGB और हेक्स ही चल रहा होता है, HSL नहीं चलता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कभी आपने कोई कलर देखना हो, यहाँ पे ना ब्रांड कलर के नाम से brandcolors.net है, इसमें ना डिफरेंट ब्रांड्स के आपको कलर मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं। 500 पिक्सल्स, about.me, एडिडास, अडोब। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम व्हाट्सएप का देखें या यूट्यूब का देखते हैं, यूट्यूब में 2 कलर यूज़ होते हैं, एक ये कलर है और एक ये कलर है। आप कोड कॉपी करते हैं, ये देखें ये कंप्लीट रेड है, हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, हमारे पास ये वैल्यू आई, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया तो ये वैल्यू आई। ये हमारे पास हेक्स कोड में वैल्यू आ रही है, ठीक हो गया। कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जब आप कोड कॉपी कर रहे होते हैं तो वो आपको RGB में प्रोवाइड कर रहा होता है, तो फिर आप उसको सिंपल RGB में लिख देते हैं। अब इसके पीछे हेक्स कोड के लिए हम हैशटैग यूज़ करते हैं। अभी हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। अगर हमने इसको यूज़ करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल रेड की जगह हैशटैग FF0000, तो ये सेम रेड कलर ही बनेगा। सेव किया
वेबसाइट पे तो देखें कोई डिफरेंस नहीं। अगर हम कलर का जो कोड अब जो हमें मिला था यूट्यूब का सेकंड वाला 28 सेव किया कोड पे, तो ये देखें ये 100% ब्लैक नहीं है, ये ब्लैक का शेड है, डार्क ग्रे का शेड है, 100% ग्रे भी नहीं है और 100% ब्लैक भी नहीं है। और जब डिफरेंट वेबसाइट्स पे जब आप लोग इंशाल्लाह बहुत जल्दी वर्क स्टार्ट करेंगे तो कंपनीज़ जो है जब आपको वो कलर के वैल्यूज़ दे रही होती हैं वो आपको हेक्स कोड या RGB में ही दे रही होती हैं। तो इस तरह हेक्स colorhex.com, ये देखें इसमें हैश टैग में हेक्साडेसिमल में ये कलर कोड है, RGB में रेड ग्रीन और ये ब्लू, 115 का रेड है, 147 ग्रीन है, 203 वो है। HSL में ये वैल्यू है। बाकी ये जो है ये डिफरेंट मतलब डिवाइसेस वगैरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज़ होते होंगे, लेकिन हमारे इसमें प्रोग्रामिंग में हेक्स कोड, RGB कोड और HSL कोड ये यूज़ हो रहे होते हैं। अब इसके मज़ीद शेड्स भी हैं, वो सब भी हेक्साडेसिमल में ही हैं। ये CMYK जो है ये बेसिकली प्रिंटर्स में यूज़ होता है, तो जो प्रिंटिंग वाले हैं वो फिर ये कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं। 43% सियान का, 28% मेजेंटा, 0% येलो एंड 20% ब्लैक का। तो एक ग्लोबल वेबसाइट है, इन्होंने हर प्लेटफॉर्म को हर एक इसको कवर करना है, इस वजह से इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई हैं। बाकी ये 3 डिजिट हेक्स वैल्यू आप 3 डिजिट को ही हेक्स वैल्यू को 3 डिजिट में भी लिख सकते हैं। 6 डिजिट के शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है सिंपल। हम जिस तरह लेट्स सपोज बैकग्राउंड कलर हैश टैग FF0000 लिख रहे थे, ये हमारा क्या कलर बन जाता है, रेड बनता है। या फिर हम यहाँ पर दोबारा से FF लिखते हैं तो ये हमारे पास पिंक कलर बन जाता है। H1 H2 H3 को बैकग्राउंड कलर जो है वो अब पिंक कलर होगा। इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी अब यहाँ पे देखें कोड रिपीट हो रहा है, पहली 2 वैल्यू में भी सेम है, सेकंड में भी सेम है, थर्ड में भी सेम है, तो हम इसको सिंपल F0F भी लिख सकते हैं। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, सेम है, हमें भी पता लग रहा है कि हमने क्या लिखा है, यहाँ पर ये वैल्यू आनी थी और मशीन को भी पता लग रहा है कि यहाँ पे ये वैल्यू आनी। अगर हम सारों का 255 ले लें तो हमारे पास कौन सा कलर बनता है, रेड का भी 255 जी जी शहजादे क्या कहा था आपने? सर 255 रेड का बनता है। नहीं 255 अगर हम सारों का लें, रेड का भी 255, ग्रीन का भी 255 और ब्लू का भी 255, हमारे पास वाइट बन जाएगा। ठीक है, हमने F का मतलब है 255 रेड का लिया, हम इसको भी F कर देते हैं, तो हमारे पास देखें ये बैकग्राउंड कलर जो है ये वाइट यहाँ पे अब शो करवा रहा है। वेबसाइट में आते हैं तो यहाँ पर भी बैकग्राउंड कलर हमारे पास ये वाइट हो गया। तो डिपेंड करता है हमारे पे हम किस तरह यूज़ करना चाहते हैं कलर्स को, तरीका आना चाहिए, क्योंकि जब हम बड़ी से बड़ी वेबसाइट पे वर्क कर रहे होते हैं उस टाइम नहीं पता लगता है कि आपको क्लाइंट क्या दे दें, तो उसमें जो भी वैल्यूज़ लिखी होगी आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। FC9 सेम एज FFCC99, F0F सेम एज FF00FF, B58 सेम एज BB55 और 88। जी क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक? कलर कह रहा ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास ये HSL वैल्यू आ जाती है। HSL में होता है ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस, जिसमें 360 डिग्री पे ये वर्क कर रहा होता है, 0 से लेकर 360 डिग्री। इसको आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, तो बाकी इतना ही इसका यूज़ केस है भी नहीं, पढ़ लीजिएगा अच्छी बात है। अपना मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूँ, आज तक मैंने जितनी भी वेबसाइट्स पे वर्क किया, मोबाइल एप्लीकेशन पे वर्क किया है, कभी मैंने HSL वैल्यू यूज़ नहीं की, ना कभी किसी में देखा है किसी
और के प्रोजेक्ट पे काम किया उस पर भी नहीं देखा हुआ है। उसके बाद बैकग्राउंड्स में बैकग्राउंड कलर, CSS बैकग्राउंड, हम बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट में, हम बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। जब बैकग्राउंड हम इमेज लगा रहे होते हैं, अगर साइज़ छोटा हो तो वो उसको रिपीट कर देता है, तो बैकग्राउंड रिपीट हमारे पास, बल्कि मैं आपको एक लगा के दिखा देता हूँ पहले। बैकग्राउंड इमेज फॉर वेबसाइट, इमेजेस, लेट सपोज हम यूज़ करते हैं ये वाला। ओके जी, सेव इमेज किया, डेस्कटॉप में इसको हम नाम दे देते हैं बीजी का। हमारे पास ये फाइल आ गई बीजी। अपने हम प्रोजेक्ट फोल्डर में यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस का, और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं। अब बैकग्राउंड में नॉर्मली हम बॉडी में बैकग्राउंड कलर लगा लेते हैं, या फिर डिव में, या फिर हम यहाँ पर एक डिव बना लेते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक डिव बनाते हैं, उस डिव को हम आईडी दे देते हैं बीजी का। ठीक हो गया जी, इतनी समझ लगी मैंने क्या किया है। एक डिव एलिमेंट लिया है, उसको मैंने एक आईडी दे दी है बीजी की। अपनी वेबसाइट में आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होगा, क्योंकि उस डिव में मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। हम यहाँ पर कोड में आते हैं, स्टाइलिंग में आईडी को टारगेट करने के लिए हम क्या सबसे पहले लिखते हैं, हैशटैग। हमने आईडी का क्या नेम लिखा था, बीजी रखा हमने, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। हम इसकी हाइट अगर चेंज करना चाहें, बाय डिफ़ॉल्ट हाइट होती है ऑटो, कि उसमें जितना कंटेंट आता जाता है ऑटोमेटिकली उसकी हाइट इंक्रीज़ होती जाती है। हम इसकी हाइट कर देते हैं लेट्स सपोज 500 पिक्सल्स। हमने 500 पिक्सल हाइट की। अपनी वेबसाइट में आते हैं तो यहाँ पे देखें, आपको ये हाइट अब नज़र आ रही होगी। हम इसको एक बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर के लिए बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सेव किया तो ये देखें आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक हो गया जी, ये हमारा डिव है। इसका बैकग्राउंड कलर हमने देख लिया, वाइट करते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे वाइट हो जाता है। रेड अगर करना चाहते हैं F00 तो ये हमारा रेड हो जाएगा, F0 तो ये हमारे पास येलो हो जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर ना मैं यूज़ करूँ, मैं बैकग्राउंड इमेज यूज़ करूँ, तो उसके लिए मेरे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज। इस इमेज में मैंने अब इसको URL पास करना है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। और अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, हमारी स्टाइल शीट जो है, इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक स्टाइल्स फोल्डर है। स्टाइल्स फोल्डर में हमारे पास style.css है। इमेजेस हमारे पास प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही इमेजेस है, और वहाँ पर एक फ़ाइल पड़ी हुई है। इसको टारगेट करने के लिए अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर इमेजेस लिखता हूँ तो इसको कोई इमेजेस का फोल्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टाइल में ही यहाँ पे देख रहा है कि स्टाइल के अंदर ही, इस स्टाइल्स के अंदर एक इमेजेस का फोल्डर है। वापस जाने के लिए, सबसे पहले वापस जाने के लिए मैं डबल डॉट लिखता हूँ। मैंने क्या लिखा, डबल डॉट /, इसका मतलब होता है अप, वापस आना एक फ़ोल्डर। अब मैं यहाँ पर हूँ प्रोजेक्ट फोल्डर में, मैंने इमेजेस का फोल्डर टारगेट किया और bg.jpg तो ये देखें बैकग्राउंड इमेज लग गई मेरे पास। लेकिन यहाँ पे देखें एक इमेज मेरी हुई थी यहाँ पे ख़त्म, दूसरी स्टार्ट होगी, तीसरी स्टार्ट होगी, फोर्थ स्टार्ट हुई, 5th 6th 7 8। इसको जितनी स्पेस मिलेगी ये रिपीट हो जाएगा। मैं अगर इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ करता हूँ तो ये देखेगा
अभी आपको थोड़ा नज़र और मज़ीद आ रहा है। इसको मैं 700 पिक्सल्स करता हूँ तो ये आपको इतना नज़र आया, और साथ साथ ही एक और बार रिपीट ये होना स्टार्ट हो गया। मैं चाहता हूँ कि इमेज जो मेरी है वो रिपीट ना हो, तो मैं क्या लिखूँगा, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। इससे क्या होगा कि इमेज जो है, बैकग्राउंड इमेज सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगी, उसके बाद मज़ीद ये रिपीट नहीं होगी। ये बैकग्राउंड रिपीट हो गया, ठीक हो गया। बैकग्राउंड की पोजीशन, बैकग्राउंड कलर हमने देख लिया, कलर हम किसी भी तरह रख सकते हैं। उसके बाद ओपेसिटी भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ओपेसिटी का भी बल्कि पहले बता देता हूँ, इमेज से भी पहले ओपेसिटी आ जाती है। अभी इसका बैकग्राउंड कलर जो है आपको नज़र जो आना है वही नज़र आएगा। हमने बॉर्डर भी वो कर दिया, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड हमने ले लिया। इसका बैकग्राउंड कलर अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं दे देता हूँ लेट्स सपोज लाइट ग्रीन, या फिर इसको ग्रीन करता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम थोड़ा नज़र आए। अगर मैंने बैकग्राउंड कलर इस तरह यूज़ कर लिया ग्रीन में, मैंने हेक्स कोड भी यूज़ नहीं किया, हेक्स कोड भी करते हैं तो उसमें ओपेसिटी का नहीं है, अल्फ़ा का नहीं है, मैंने RGBA भी नहीं यूज़ किया, मैं चाहता हूँ कि इसको भी ओपेसिटी मिले। तो ओपेसिटी के लिए सिंपल ओपेसिटी की वैल्यू हमारे पास, हमें पता है कि 0 से लेकर हम 1 तक लिखते हैं, तो इसमें 0.5 का मतलब है 50% ट्रांसपेरेंसी। सेव किया तो इसका ये देखें कलर ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा हो गया। 0.2 करता हूँ, 25 कर दिया, 25%, ये देखें 25% रह गया। 0.05 करता हूँ तो ये देखें आपको थोड़ा सा बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, ये देखें 0.05 ये है। तो हम ओपेसिटी की मदद से भी इसको इस तरह ओपेसिटी दे सकते हैं। उसके बाद RGB में हम इस तरह करते हैं, एंड बैकग्राउंड इमेज हम लगा सकते हैं इस तरह से। बैकग्राउंड रिपीट करना हो तो अच्छा, इसमें मज़ीद ग्रीन नहीं हमें चाहिए, हमें इमेज ही चाहिए थी। अपनी वेबसाइट पे आते हैं। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है हमारे पास रिपीट की, ठीक हो गया, वो रिपीट होता है। हम चाहते हैं कि रिपीट सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल आए, वर्टिकल ना आए, तो हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीट एक्स है, एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टली सिर्फ और सिर्फ रिपीट होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि हॉरिजॉन्टली ना हो, वर्टिकली हो, तो मैं रिपीट वाई कर दूंगा। अब ये वर्टिकली हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ही हॉरिजॉन्टल भी होता है और ये वर्टिकल भी होता है। मैं चाहता हूँ कि रिपीट ना हो, तो वो रिपीट नो रिपीट से हो जाएगा और वो फिर रिपीट नहीं होगा। उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, ठीक हो गया। इमेज ट्री ये बैकग्राउंड है, ये उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है जो आपको नज़र आ रहा है। बैकग्राउंड पोजीशन क्या है, ये बैकग्राउंड पोजीशन राइट टॉप, राइट पे आ जाए और राइट के टॉप पर आए। इसको मैं कहता हूँ कि बॉटम पे, तो क्या होगा, वो बॉटम पे आ गया, इसके यहाँ से ये बॉटम स्टार्ट हो रहा है बॉडी, इस वजह से। अगर इसकी हाइट हम कर दे चेंज, ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी जो होता है उसकी हाइट ऑटोमेटिकली कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट हो रही होती है। तो इसका कंटेंट यहाँ तक था, अगर हम इसको ख़त्म करें, बॉर्डर 1 पिक्सल
सॉलिड ब्लैक। रन करते हैं तो ये देखें, ये बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके जी, मार्जिन राइट, बैकग्राउंड पोजीशन राइट बॉटम, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। अगर नो रिपीट ख़त्म करते हैं तो इसने रिपीट होते जाना है। उसी तरह यहाँ पर भी हम बैकग्राउंड पोजीशन राइट और राइट भी टॉप पे सेव किया। अपनी वेबसाइट पे आते हैं तो ये देखिए, ये राइट टॉप पर आ गया। राइट बॉटम, तो ये देखिए ये यहाँ पर बॉटम में आ गया। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, तो ये देखिए सेंटर में आ गया। तो हम इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड लेफ़्ट टॉप बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू होती है, क्योंकि ये लेफ़्ट टॉप पे है। लेफ़्ट बॉटम करना है, बॉटम करेंगे, बॉटम पे आ जाएगा। लेफ़्ट सेंटर, तो ये इस तरह सेंटर में आ जाएगा। राइट सेंटर में लेकर आना है तो ये राइट सेंटर में आ सकता है। अगर ये बीजी की जगह मैं इसको बॉडी में ही दे दूँ, बॉडी में दिया और बॉर्डर 2 बार लिखा हुआ है, इसको भी स्किप करें और हाइट इसकी ऑटो एडजस्ट होने दें, तो ये देखें आप बैकग्राउंड राइट सेंटर राइट टॉप। अब ये है, आप देखें कि जब भी हम स्क्रॉल बार नीचे लेकर आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पैराग्राफ मज़ीद इंक्रीज करता हूँ, पैराग्राफ इंक्रीज किया तो ये देखें, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं स्क्रॉल बार भी नीचे लेकर आऊँ, क्या हो बैकग्राउंड भी साथ साथ नीचे आए मेरे। तो मैंने क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट मैंने इसको कर देना फिक्स्ड। सेव किया। अब देखें मैं स्क्रॉल बार नीचे करूं या ऊपर करूं, ये बैकग्राउंड जो ये फिक्स्ड हो चुका है और इसको अब हम स्क्रॉल जितना मर्जी नीचे लें या ऊपर ले आएँ, इसने यहाँ पर ही फिक्स्ड रहना है। लेकिन जब तक हमने बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स नहीं लगाया था तो क्या हो रहा था, जैसे हम स्क्रॉल बार नीचे करते थे हमारा बैकग्राउंड भी ऊपर गायब हो जाता था साथ साथ। तो ये बैकग्राउंड अटैचमेंट में यही था हमारे पास, बैकग्राउंड अटैचमेंट। ये देखें ओके जी। उसके बाद बैकग्राउंड की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, CSS बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जो हम बैकग्राउंड कलर वाइट, बैकग्राउंड इमेज, इमेज बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन राइट और टॉप ये कर रहे थे, और बैकग्राउंड पोजीशन भी। लेट्स सपोज सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन, ये लाइट ब्लू, अच्छा ये लाइट ग्रीन कहाँ से आ रहा है, इसको स्किप करें और यहाँ पर आ जाए। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन, उसके बाद बैकग्राउंड इमेज रिपीट पोजीशन, इमेज रिपीट पोजीशन और अटैचमेंट फिक्स्ड। ये देखें अब इसमें पांचों प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। बैकग्राउंड का कलर भी लाइट ग्रीन है, बैकग्राउंड इमेज भी लगी हुई है, बैकग्राउंड रिपीट जो है नो रिपीट है। अगर बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट ख़त्म करते हैं
तो क्या होगा, ये देखें, ये पूरे के पूरे उसमें स्प्रेड हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, और बैकग्राउंड अटैचमेंट का भी फिर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिल रही होगी अटैच होने की। अगर यही सारी प्रॉपर्टी, मैंने इस टाइम ये 5 लाइन का कोड लिखा हुआ है, 1 2 3 4 और ये 5, इसी की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड, सिंपल बैकग्राउंड। अब इसको हम ऑर्डर के साथ लिखेंगे। सबसे पहले हमने बैकग्राउंड कलर लिखा लाइट ग्रीन, उसके बाद हम यूआरएल दे देते हैं images bg.jpg, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन राइट टॉप, और बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है वो फिक्स्ड है। मैं इसे भी कमेंट करता हूँ और इसे भी कमेंट करता हूँ, इसे सेव करता हूँ। अब देखें सेम अभी भी ये वही काम कर रहा है, लेकिन अब जो हमारा कोड जो है वो सिर्फ एक लाइन में रह गया। पहले जहाँ 5 लाइनों का कोड था, अब 5 लाइनों का कोड एक लाइन में रह गया। इसे कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जो कि ये बैकग्राउंड की है। लेकिन इसमें आपने कोड जो करना है हमेशा ऑर्डर के हिसाब से ही करना है। आप लाइट ग्रीन को लास्ट में नहीं लिख सकते हैं, आप लाइट ग्रीन को सेकंड में नहीं लिख सकते हैं। जो ऑर्डर इसका बनाया गया है, इसको कोड किया गया है, हमने उस ऑर्डर के हिसाब से ही चलना है। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, फिर बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन और बैकग्राउंड अटैचमेंट। आप इनमें से एक ख़त्म कर दें, सेव करें, तो अब देखें ये अब भी वर्क करेगा, ये अब भी वर्क करेगा अगर पहला ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अगर इसको यहाँ पर लिखा जाए तो हमारा कोड अभी भी वर्क तो कर रहा है, लेकिन ये क्या कहते हैं आपको इशू करेगा बाद में कभी ना कहीं, क्योंकि ये कोड एग्जैक्ट सही हुआ नहीं है। जिस तरह हम HTML के अंदर यहाँ पर हेड में भी लिख दें, बॉडी में भी लिख दें, वो वर्क तो करता है, लेकिन एक टाइम आता है जब आप बड़ी वेबसाइट पे वर्क कर रहे हो तो तब आपको मुश्किल आने लग जाती है, आपका कोड नहीं सही वर्क कर रहा होता है, तो फिर ये सारी वजूहात बनती हैं। तो यहाँ पर सेम एज इट इज़, यहाँ पे देखें, इट डज़ नॉट मैटर इफ़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू इज़ मिसिंग एज लॉन्ग एज द अदर वंस आर इन दिस ऑर्डर। तो आपको ऑर्डर में रहना पड़ेगा लाजमी। अगर आप ऑर्डर से हटते हैं तो ये आपका कोड भी ख़राब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही था। इसके अलावा CSS बॉर्डर्स जो है, ये बॉर्डर्स आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। बॉर्डर के कुछ स्टाइल होते हैं, ये बॉर्डर के स्टाइल हैं। आप लोगों ने बॉर्डर किसी भी एलिमेंट को बॉर्डर देना हो, बॉर्डर को स्टाइल कर देंगे, और विथ इसकी हम विथ भी सेट कर सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं, और हम इस तरह राउंडेड भी बना सकते हैं। बाकी आप खुद पढ़िएगा, लेकिन मज़ीद जो है हम इसको इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है आपको CSS को अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, उसको लिंक करना, कितने बेस से हम करते हैं, इसका सिंटैक्स किस तरह है, इन सब की समझ लग गई होगी। बाकी किसी का कोई भी सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, ये W3 स्कूल से ही पढ़ना है तसव्वुर, ये W3 स्कूल से, हम CSS W3 स्कूल से करेंगे इंशाल्लाह। जी, एनीवन, किसी और का कोई सवाल हो? जी गाइस, क्लियर है? वैस क्लियर है यहाँ तक? ये सर्च करना, वो स्टार्ट में मेरे ख्याल से वैस ने ही पूछा था शायद, वैस भाई ने। मैं सर बता देता हूँ, सर्च फॉर एग्जांपल यहाँ पर सॉल्यूशंस वर्ल्ड के CSS प्रैक्टिस में ही हमारा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। जिस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर को हमने डिप्लॉय करना है, हमने उस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर को ओपन किया,
एड्रेस बार में आके CMD हम करेंगे। CMD में आकर हम लिखेंगे सर्ज, एंटर किया, सिंपल सर्ज लिखना है। अब यहाँ पे वो हमें पाथ पूछेगा कि क्या आप इस प्रोजेक्ट फोल्डर को ही डिप्लॉय करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी मैंने इसको ही करना है, सिंपल मैंने एंटर कर दिया। अब वो हमसे डोमेन पूछ रहा है। इस डोमेन में लेट्स सपोज हम लिखते हैं CSS प्रैक्टिस 1। अगर तो ये डोमेन अवेलेबल होगी तो ये मेरे अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगी। एंटर करते हैं और यहाँ पर देखते हैं जी ये डोमेन अवेलेबल थी, मैंने इसको असाइन कर लिया अपने अकाउंट के साथ और ये पब्लिश हो चुकी है csspractice1.search.sh। कॉपी किया इसको, यहाँ पर URL में आए तो देखते हैं ये यहाँ पर हमारे पास आ गई, ये इमेज भी आ गई जो हमने कोड किया था। इसमें हमारी मेन फाइल जो होगी index.html लाजमी होनी चाहिए। index.html की फ़ाइल होगी तब वो वर्क करेगा, अदरवाइज़ उसने वर्क नहीं करना है। अब मज़ीद एक और चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है दिस इज़ मेन हेडिंग। मैं अपनी वेबसाइट को अपडेट करना चाहता हूँ, मैं इस मेन हेडिंग की जगह मैं हेडिंग 1 लिखता हूँ। इंडेक्स में दिस इज़ मेन हेडिंग, मैं कहता हूँ हेडिंग 1, दिस इज़ हेडिंग 1 हो गया, ठीक हो गया। वेबसाइट में आते हैं, ये डिप्लॉय जो हुआ है अभी तक हमने इसको डिप्लॉय तो नहीं किया है। यहाँ पे देखें दिस इज़ हेडिंग 1 हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेन हेडिंग जो है, इस मेन हेडिंग की जगह भी हेडिंग 1 आनी चाहिए क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट को अपडेट किया है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर ये डोमेन जो है CSS प्रैक्टिस 1 में ही मैंने रीडिप्लॉय करना है। तो मैं वो कैसे करूँगा, सर्च CSS, आई थिंक इसमें डोमेन लिखना पड़ता है पहले, डोमेन CSS प्रैक्टिस 1.search.sh। एंटर किया, ओके जी। अब वो हमसे दोबारा यही पूछ रहा है कि क्या आप इसी प्रोजेक्ट फोल्डर को डिप्लॉय करना चाहते हैं। एंटर किया, अब देखें वो डोमेन ऑटोमेटिकली वही आई है और वो उसमें ही डिप्लॉय हो चुकी है। तो जब आप सेम डोमेन पे ही रीडिप्लॉय करना चाहते हैं तो आपको ये डोमेन नेम लिखनी पड़ेगी लाजमी। लेकिन हम बार बार फॉर एग्जांपल आप कोडिंग कर रहे हैं, आप किस प्रोजेक्ट पे आपने कौन सी डोमेन रखी है आपको खुद भी नहीं एक बार याद रहेगा, या फिर आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एको यहाँ पर हम लिख देते हैं CSS प्रैक्टिस -1.search.sh। हम फाइल नेम सी नेम ये कोड लिखना है। एको CSS जो हमारी डोमेन है CSS-practice-1.search.sh ग्रेटर देन साइन सी नेम। यहाँ पे देखिएगा हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी होगी सी नेम की। अब इस सी नेम में क्या मैं आपको वो दिखाता हूँ, सी नेम। अब इस सी नेम में सिर्फ और सिर्फ वो डोमेन है जो हमने यहाँ पर अभी लिखी थी, जो लिखी है वो इसमें स्टोर हो चुकी है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। हेडिंग 1 में हम इस वेब पेज को ही रीलोड करते हैं, यहाँ पर दिस इज़ हेडिंग 1 अब आएगा, ठीक हो गया, ये हेडिंग 1 आ गया। अब इस हेडिंग 2 को मैं इसमें भी लिखना चाहता हूँ, दिस इज़ हेडिंग 2। वेबसाइट में आए, दिस इज़ हेडिंग 2, सेव किया। इसमें तो नहीं चेंज होगा लेकिन हमारा लोकल जो सर्वर है जिसमें हम चेंजेस करते हैं नज़र आ रहा है, वो हमें नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। इसको मैं दोबारा से रीअप्लाई करना चाहता हूँ। अब चूँकि हमारे पास सी नेम की फ़ाइल है हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में और उस सी नेम में सेम वही डोमेन है जिस पे हमने रीडिप्लॉय करना है, तो मैंने सर अब सर्च डोमेन CSS प्रैक्टिस -1.search.sh इतना नहीं लिखना। मैंने कितना लिखना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अब दोबारा सर्च ही लिखना है। जो मैंने फर्स्ट टाइम लिखा था
मैंने दोबारा वही लिखना है, सर्च एंटर किया, ये मुझे बताएगा कि आप ये रनिंग एज ये कर रहे हैं और आप किस प्रोजेक्ट फोल्डर को डिप्लॉय करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट फोल्डर उसने मेरे से पूछा कि आप यही प्रोजेक्ट फोल्डर डिप्लॉय करना चाहते हैं, मैंने एंटर किया। अब देखें उसने डोमेन ऑटोमेटिकली दोबारा वही ले लिया है। अब इसने ये डोमेन कहाँ से उठाई है, इस प्रोजेक्ट फोल्डर में ये सी नेम जो है, इस सी नेम में जो डोमेन लिखी हुई है, इसने वहाँ से ये वाली डोमेन को उठाया, इसने पिक किया, उस डोमेन में डाटा को डिप्लॉय कर दिया। यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे देखिएगा दिस इज़ हेडिंग 2 आ गया। दिस इज़ सर अब पूछें कोई सवाल अगर आपका। सर सर्च हो जाता है लेकिन बाद में ना पेज नोट फाउंड ये ऑप्शन आ जाता है। अब देखें ना मैंने आपके सामने किया ये, जी सर। तो मतलब मैंने बार बार रिफ़्रेश भी करके दिखाया, कोई इशू नहीं है। आपने उसी प्रोजेक्ट फोल्डर में ही, जिस प्रोजेक्ट फोल्डर में करें उसी प्रोजेक्ट फोल्डर में जाके CMD रन करना है और सर्च टाइप कर देना है, सिंपल। सर सेम प्रोसेस ही किया है मैंने। अगर आप मुझे वीडियो बना के दिखा सकें तो मैं आपको ज़्यादा इजीली फिर गाइड कर सकूँगा, या फिर आप स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा दें। अभी आई एम अवेलेबल हेयर। सर मोबाइल पे तो नहीं होगी। ओके जी, मोहम्मद अनस का सवाल है, सर CSS का इंट्रोडक्शन। जी सर, मोस्ट वेलकम। जी जी ज़रूर, ये ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है, एनी डेस्क के ज़रिए कर लेंगे हम वो भी। ओके जी, अनस CSS क्या है? CSS की मदद से हम अपने वेब पेज की स्टाइलिंग कर रहे होते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने दिखाया था, सबसे पहले ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था, नो स्टाइल शीट। हमारा ये एक वेब पेज है, इस वेब पेज में कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ लिस्ट आइटम्स हैं, कुछ लिंक्स हैं और कुछ पैराग्राफ्स हैं। ये सिंपल HTML है, इसमें कोई भी अभी तक स्टाइल नहीं है। हम सेम पेज को मुख्तलिफ स्टाइल से अपनी मदद के तहत, मतलब हम जिस तरह भी चेंज करना चाहें हम कर सकते हैं। स्टाइल शीट 1 पे क्लिक करेंगे तो ये देखें सेम पेज ही है, कंटेंट सारा का सारा वही है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, स्टाइल चेंज हो रहा है। स्टाइल 2 पे क्लिक करेंगे तो ये देखें स्टाइल चेंज हो गया। स्टाइल 3 पे चेंज करेंगे, स्टाइल चेंज हो गया। स्टाइल 4 पे चेंज करेंगे, स्टाइल 4 पे आ गया। जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ये जितनी भी वेबसाइट है, इवन कि ये ब्रांड कलर्स की जो मैंने आपको दिखाई थी, अब इसमें ये जो है जितनी भी स्टाइलिंग हुई हुई है सारी की सारी CSS की मदद से हुई हुई है। अब इसमें देखें ये HTML मैं आपको बताता हूँ, ये लोगो HTML है, इस लोगो को साथ में एक लिंक लगा हुआ है, जैसे ही उसमें हम लेकर आते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है, ये CSS की मदद से हुआ हुआ है। ये HTML है आपका, ये HTML है, लेकिन इसका कलर देखें थोड़ा सा चेंज है। तो ये कलर किस तरह चेंज हुआ है, ये HTML से हुआ है। अब क्रिएटेड बाय ब्रांड कलर्स एंड फ्रेंड्स है, ये ब्रांड कलर्स देखें ये भी लिंक है, फ्रेंड्स देखें ये भी एक लिंक है, लेकिन इस टेक्स्ट का और इस लिंक में कोई डिफरेंस हमें नज़र नहीं आ रहा है। डिफरेंस नज़र क्यों नहीं आ रहा है, इन्होंने स्टाइलिंग ही ऐसे की हुई है। सजेस्ट अ ब्रांड, अबाउट ब्रांड कलर्स, ये भी लिंक है, लेकिन ये देखें इसका फॉन्ट वेट थोड़ा सा बोल्ड है, कलर ब्लैक है। ये भी कुछ लिंक्स हैं, ये उन्होंने ऐड लगाई हुई है। ये नीचे देखें, हम ट्विटर पे आते हैं, ट्विटर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, फेसबुक का आइकन थोड़ा चेंज हो गया, जूम हो गया, ये पिंटरेस्ट का, ये लिंक्डइन का, ये इस पोजीशन पे यहाँ पर कैसे आया है और स्टिकी हुआ हुआ है, ये सब के सब CSS की मदद से। आप देखें ये ऊपर नैब बारी इनका बना हुआ है, हेडर आप कह लें, तो ये हेडर इनका स्टिकी है, हम जितना भी नीचे आ जाते हैं इसने वहाँ पर ही रहना है। सर्च ब्रांड्स पे क्लिक करें, सर्च किया हमने, अब ये इनपुट टाइप सर्च लगी हुई है, लेकिन इसकी स्टाइलिंग जो चेंज है वो CSS की मदद से है। बाकी ऑल ब्रांड्स, इस पर क्लिक करने से जो हमें कोड वगैरह मिलेगा ये फिर कुछ जावास्क्रिप्ट की मदद से है। हम किस पे क्लिक कर रहे हैं वो कलर हमारे पास आ जा रहा है, ये फिर जावास्क्रिप्ट वगैरह की मदद से होता है। तो ये हमारा कुछ CSS का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हम सिंपल स्टाइलिंग कर सकते हैं CSS की मदद से अपनी वेबसाइट्स को। जी अनस क्लियर है या कुछ और भी पूछना है? जी ओके जी, जज़ाकल्लाह। जी और किसी का कोई सवाल हो? एनीवन?
डिलीट कहाँ से करनी हो? मतलब अपलोड हमने की है ना गूगल पे जी सर्च डॉट एस पे, जी। तो अगर हमने वहाँ से ख़त्म करनी हो रिमूव करनी हो तो हो सकती है हो वो? सकती है। सिंपल हमने सर्च जो लिखा है, अगर आप वो ट्यूटोरियल देखें ना, उस पर भी मैंने बताया हुआ है। सर्च लिस्ट करें, सर्च लिस्ट से आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी कि आपके अकाउंट में कौन कौन सी डोमेन इस टाइम में साइन हुई हुई है, तो वो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट। सर्च लिस्ट, ये लिस्ट जो है वो उसके सर्च के सर्वर से आ रही है, तो ये थोड़ा टाइम ले रही है। एक्चुअली आई थिंक नेट भी आज थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ओके जी, ये हमारे पास आ गई। 2 मंथ्स अगो मतलब 2 महीने पहले मैंने सर्च पे एक डिप्लॉय किया था। उसके बाद 3 मंथ्स पहले मैंने डिप्लॉय किया है। 3 वीक्स ये 2 वीक्स पहले, और उसके बाद 6 मिनट्स अगो जो अभी हमने किया है। अगर किसी को डिलीट करना हो तो आपके पास डोमेन तो आ गई है, आप किस डोमेन को करना चाहते हैं, आप सिंपल उसको कॉपी करेंगे। उसके बाद सर्च हेल्प में आपको यहाँ पर ये देखें, सर्च टेयर डाउन और आगे उसका डोमेन नेम लिख देंगे, सर्च टेयर डाउन। हमने लिखा सर्च स्पेस टेयर डाउन, और आगे उसके फॉर एग्जांपल हमने आज की जो की है CSS, हमने क्या नाम रखा था। ओके जी, इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंटर करेंगे, इसने डिलीट हो जाना है आपके अकाउंट से। फिर ये वाली डोमेन जो है कोई और भी यूज़ कर सकता होगा। जी सर। ओके जी, जज़ाकल्लाह। जी, किसी और का कोई सवाल हो? जी, क्लियर है सबको? कोई किसी का कोई भी सवाल? ओके जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी सर, वाइंड अप करें। मोस्ट वेलकम। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह खैर जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।